मोशन इन वन डायमेंशन की, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक्स है ना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। तो मान लो ए से बी तक जाने में 3 मीटर, बी से सी तक जाने में 4 मीटर। तो तुमसे अगर मैं पूछ दूं कि इस पूरी ट्रिप में डिस्प्लेसमेंट बता दो, कि हमें ये नहीं लिखना है कि एवरेज ले लो दोनों स्पीड का, बिल्कुल नहीं। हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। स्पीड 5 पार्ट कर लिया, डिवाइडेड बाई पहला वाला 10 से, दूसरा वाला 20 से, तीसरा वाला 40 से, चौथा वाला 80 से, पांचवा वाला 100 से। इंस्टेंटेनियस हर मोमेंट स्पीड चेंज हो रही है। जैसे मैं तुमसे पूछ दूं कि यार बताओ बेटा आपकी स्पीड 10:30 और 4 सेकंड पे क्या थी स्पीड, तो इस मोमेंट में जो स्पीड होगी वही आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप मस्त हो, स्वस्थ हो और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो। बच्चों मेरा नाम है राहुल पांडे और एक और अमेजिंग सेशन के साथ मैं आज आपके सामने आया हूं। आज के सेशन में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन की, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक्स है ना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये सारा कवर करते हुए थ्रू मोशन, अंडर ग्रेविटी और टुवर्ड्स द एंड बच्चों हम लोग और इस ग्राफ्स पे भी बात करने वाले। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है और काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। जैसे मैंने बताया बच्चों, ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, रिलेटिव मोशन और अंत में बच्चों कुछ ग्राफ के क्वेश्चंस या ग्राफ में हम लोग ग्राफ इंटरप्रेट करना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं वेरी वेरी बेसिक, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मुझे तो बच्चों ये बताने की जरूरत नहीं है, तुम सबको पता है ऑलरेडी कि जो हम लोग बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, है ना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? तो जो डिस्प्लेसमेंट है ना, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स को क्या बच्चों नाम देते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? हमारा मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स, राइट। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है? दो पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए आप जितना पाथ लेंथ ट्रेवल करते हो वो क्या कहलाता है? डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? दो पॉइंट्स के बीच की न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और डिस्टेंस क्या हो गया? टोटल पाथ लेंथ, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा की थिकनेस करते हैं ऑन डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस की बच्चों बात करें हम लोग, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो जैसे मान लो ये पॉइंट ए है ना, ए से बी, ठीक है, और बी से आप पहुंच गए लेट्स से सी, ठीक है। तो मान लो ए से बी तक जाने में 3 मीटर, बी से सी तक जाने में 4 मीटर। तो तुमसे अगर मैं पूछ दूं कि इस पूरी ट्रिप में डिस्प्लेसमेंट बता दो, तो बच्चे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम फटाक से आंसर कर दोगे, सर डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर। बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और अगर बच्चों इसी क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि यार डिस्टेंस बता दो फॉर द सेम क्वेश्चन, तो सेम क्वेश्चन में आप बोलोगे सर डिस्टेंस निकालने के लिए ना हमें एक काम करना पड़ता है, टोटल पाथ लेंथ निकालनी पड़ती है। तो टोटल पाथ लेंथ कैसे निकालेंगे? ए से बी, बी से सी, तो 3 और 4 दोनों मिलाकर कितना बच्चों? 7। तो टोटल पाथ लेंथ 7 है और डिस्प्लेसमेंट 5 है। तो सिंपल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद बच्चों अगली कहानी बनती है किसकी? तुम्हारी स्पीड की, ठीक है। तो स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं जरा। स्पीड क्या होता है बच्चों? स्पीड, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बच्चों स्पीड को हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, एवरेज स्पीड, है ना। एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चों? बिल्कुल जो बेसिक डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा वही दिमाग में रखना। एवरेज स्पीड, स्पीड एवरेज इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा बच्चों इसमें एक चीज आप जरा ध्यान रखना, कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि यार सर ये एवरेज स्पीड है ना, तो स्पीड का एवरेज ले लेते हैं। बहुत गलत बात है बच्चों, कभी ऐसा मत करना कि आप स्पीड का एवरेज ले लेते हो। यही बेसिक फॉर्मूला है, यही आपको याद रखना है, यही आपको हर क्वेश्चन में यूज करना है। इसके अलावा आपको एवरेज स्पीड का कोई भी नया फॉर्मूला खुद से इजाद नहीं करना है, यही यूज करना है बार बार आपको, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ ट्रिप डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। जैसे बच्चों की एक मैं आप लोगों को क्वेश्चन की मदद से अगर समझाना चाहूँ, एक रैंडम ऐसे ही क्वेश्चन लेता हूँ, बाद में आपको थोड़ा सा फॉर्मूले भी मैं इसमें इससे रिलेटेड दिखा दूंगा। मान लो बच्चों जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे बोलूं कि एक ट्रिप है, क्या है बच्चों? ट्रिप, ठीक है। और उस ट्रिप में क्या हुआ कि एक कार स्टार्ट कर रही है, मान लेते हैं स्टार्ट कर रही है पॉइंट ए से,
ठीक है, कार स्टार्ट कर रही है पॉइंट ए से, फिर पॉइंट बी होते हुए कार पहुंच जाती है सी तक। ठीक है, ए से स्टार्ट करके बी होते हुए सी तक पहुंच जाती है कार, और बोला गया है कि अगर ए से बी की बीच की दूरी 100 किलोमीटर हो, जिसको कार ने तय किया हो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, बी से सी तक की दूरी 150 किलोमीटर है, जिसको कार ने तय किया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो मैं तुमसे बच्चों पूछ दूं स्पीड एवरेज। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक वाला फॉर्मूला लगाएंगे एक बार, जैसे मैंने तुम लोग को पहले भी बता दिया है कि बेवकूफी नहीं करना है। क्या बेवकूफी नहीं करना है कि हमें यह नहीं लिखना है कि एवरेज ले लो दोनों स्पीड का, बिल्कुल नहीं। हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस बच्चों मुझे दिख रहा है 150 और 100, 250, 250। टाइम की बात करूं तो पहला वाला टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 100/30। ठीक है, दूसरे वाले टाइम की बात करूं तो बच्चों मुझे दिख रहा है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सही है, ये दोनों टाइम को जोड़ के रख दो यहां पे, 100/3 प्लस 150/50। बस इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा बच्चों वही हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप आप सारे कहने का मतलब समझ गए होंगे, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस बने। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे बच्चों इसी में एक मैं प्रैक्टिस के लिए आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं, जरा आप जरा ध्यान से देखना। ठीक है, तो बच्चों ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन है, जेई मेंस में आया हुआ है, एक बार आप फटाफट से अटेम्प्ट कर लो, तो हम लोग इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड और आगे का भी डिस्कशन कर लेंगे। चलो जाओ बच्चों, थोड़ी देर मैं साइड में हूं ताकि आप लोग इसको देख लो, थोड़ा सा कर लो खत्म। ओके, तो बच्चों ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सारे सबने एक बार अटेम्प्ट कर लिया होगा। क्वेश्चन में बोला गया बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। तो एक बॉडी है जो कि 10 मीटर के सर्कल पे कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है। बच्चों 10 मीटर का सर्कल कर लेते हैं ड्रॉ, ये हो गया सर्कल। रेडियस है इसकी कितनी बच्चों, रेडियस बोला गया है 10 मीटर, 10 मीटर, ठीक है, सेंटर है ना। और क्या बोला गया है, द बॉडी कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन इन 4 सेकंड। बच्चों अगर बॉडी यहां से शुरू कर रही है पॉइंट ए से, तो वापस ए में आ जा रही है कितने सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद। एट द एंड ऑफ द थर्ड सेकंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन मीटर फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजीशन, 3 सेकंड के बाद पोजीशन बताना है। तो बच्चों बहुत मतलब एक सिंपल सा कैलकुलेशन आप ऐसे सोचो कि 4 सेकंड में पूरा कर लेती है, तो 1 सेकंड के बाद बी पे होगी, 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद सी पे, फिर डी पे। यही तो होगा। क्वेश्चन में क्या पूछ लिया इन्होंने, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। तो बच्चों जरा देखो, जरा यहाँ पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो बच्चों क्या डिस्प्लेसमेंट यही दूरी होगी, ये जो मैंने ए डी के बीच का सेपरेशन दिखाया यही क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। ये 10 है, ये भी 10 है ना, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 10√2। ठीक है, 10√2 मीटर इसके प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। एट द एंड ऑफ थर्ड सेकंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम इट स्टार्टिंग पॉइंट। तो बच्चों ये स्टार्टिंग पॉइंट था और यहां पे तो 10√2 इसका आंसर हो जाएगा। सही है, ठीक। बढ़ते बच्चों अगले प्रश्न की तरफ, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये भी देखो जरा, एक ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है उसके लिए इनमें से कौन सी बात सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा मुझे इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे एक चीज में। ठीक है ना, तो आप 1 मिनट बस ध्यान से देखो, जरा चेंजेस कर देते हैं हम लोग। हाँ, अब सही है सर, आंसर समझ में आ गया सर। जिसमें आपने चेंज किया है वही आंसर है। ठीक है, हाँ यही आंसर है। देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रही तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। देखो हो सकता है अगर गाड़ी मुड़े नहीं, है ना, ये तब हो सकता है जब वो कंटिन्यूअस चलती रहे, जैसे कि कार स्टार्ट करे यहां से, ठीक है, और ऐसे ऐसे जाती रहे, हाँ तो भैया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। लेकिन अगर कार ने बीच में मार ली पलटी, ए से बी तक गए और फिर वापस बी से सी आ गए, ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन है लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएंगे, तो इसलिए ये गलत होगा। एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी, यह भी तभी सत्य होगा जब कार पलटी ना मारे, यानी ये भी एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ही ट्रू है, तो गलत है। बोथ 1 और 2 तो दोनों ही गलत हैं। एक बचता बच्चों एवरेज स्पीड की वैल्यू, हो मैंने निशान गलत लगा दिया बच्चों। एवरेज
स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो देखो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होगा, ये बात आप हमेशा बच्चों याद रखना। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस के बराबर या हमेशा उससे कम होगी, क्योंकि मिनिमम सेपरेशन है ना। इसीलिए एवरेज वेलोसिटी भी हमेशा कम होगी एवरेज स्पीड से, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलो भैया अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये रहा बच्चों जो मैं कह रहा था कि एवरेज स्पीड पे आपको हमेशा प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये 1991 में आया हुआ था एक क्वेश्चन। देखो जरा बच्चे सारे आप ध्यान से पढ़ो और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो फटाफट फटाफट। मैं थोड़ा सा साइड होता हूं ताकि आप सारे एक बार क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है और फिर कैसे आपको अटेम्प्ट करना है इसको। ओके तो बच्चों करते हैं हम लोग सॉल्व। बस ट्रेवलिंग इन द फर्स्ट 1/3 ऑफ डिस्टेंस with a speed of 10, next 1/3 at 20, the last one at 60 किलोमीटर पर आवर, the average speed of the bus is। बच्चों ऐसा मान लेते हैं फिर से एकदम वही क्वेश्चन है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही यूज करना है, कोई भी नई चीज नहीं यूज करना है। जैसे ये मान लो ये बस है, बस इस पाथ को फॉलो कर रही है, ठीक है, स्टार्ट कर रही है पॉइंट ए से, जाना कहाँ है, पॉइंट ए से शुरू कर रहा है, बी होते हुए सी होते हुए अंततः डी तक पहुंच रहा है, और ये बच्चों 1/3 है, मतलब ये भी x/3 है, ये भी x/3 है और ये भी x/3 है। और कह रहा है जो पहला 1/3 है वो 10 से चला जा रहा है, दूसरा है वो 20 से, तीसरा 60 से है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड पूछ लिया गया है बच्चों, जरा ध्यान से देखना। स्पीड एवरेज बराबर टोटल डिस्टेंस, तो बच्चों x है, डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। देख लो जरा टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन जैसे बच्चों t1 की बात करूं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो x/3 और ये 10, ठीक है। इसके लिए बात करो तो बच्चों x/3/20, इसके लिए बात करो बच्चों तो x/3/60। सही बात है क्या? यस चलो लिख दो x/3/10 प्लस x/3/20 प्लस x/3/60। सही है। अब देखो ऊपर नीचे से आप x को गायब कर दो। अब बच्चों देखो नीचे आप एलसीएम ले लो, ठीक है। अगर लिखूं मैं इसको तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई, तो 3 तो बच्चों ऊपर भेज दो आप, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 3, ये हो गया 3। अब बचता है 30 20 60। एक काम करते बच्चों एलसीएम ले लेते हैं 60, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। तो फिर बच्चों क्या बचेगा तुम्हारे पास, 60 इंटू 30 80, ऊपर बच्चों 80 हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा देखो 10, ठीक है। तो 10 कैंसिल कर दो 18, है ना, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है ना। अब इस तरह के बच्चों क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं। जैसे अब मान लो इसी को अगर मैं जनरलाइज कर दूं, अगर मुझे इस क्वेश्चन का आपको फॉर्मूला सिखाना है, ठीक है, तो मान लो अगर डिस्टेंस n इक्वल पार्ट्स में ट्रेवल कर रहा है, अभी तो यहाँ पे 3 था, ठीक है, n इक्वल पार्ट्स में डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, n इक्वल पार्ट्स में ट्रेवल हो रही है, मतलब स्टार्ट हो रहा है a से और फिर b c d ऐसे करते करते लास्ट तक जा रहा है, और ये n इक्वल पार्ट्स में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो मान लो कि 1/3 था, तो मान लो x/n ऐसे कर करके, है ना। तो अगर यहां पे आप निकालना चाहो एवरेज स्पीड, तो क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो x/n पहली वाली जो स्पीड है, x/n s1 प्लस x/n s2 प्लस x/n s3 एंड सो ऑन। तो जो देखो x तो ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा देखो स्पीड एवरेज का फाइनल। अगर आपको फॉर्मूला याद करना है तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, अगर n इक्वल पार्ट्स में डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही हो तो 1 डिवाइडेड बाई 1/s1 प्लस 1/s2 प्लस 1/s3 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो अगर पिछला क्वेश्चन बच्चों आप फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करना चाहो, अब जैसे आपको लग रहा है कि यार ना मेरे को ना ऐसे नहीं, मुझे फॉर्मूले की मदद से नहीं करना है, मतलब मुझे बेसिक नहीं करना, मुझे फॉर्मूला यूज करना है, कर लो आप, सेम आएगा, है ना, वैसे ही तो डिराइव हुआ है, सेम आएगा। स्पीड एवरेज बराबर 1 डिवाइडेड बाई 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/60, ठीक है। तो ये जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एलसीएम ले लो कितना बच्चों, फिर से लोगे 60, है ना, 6 3 1, ठीक है ना। अच्छा ये देखो बच्चों मैं n भूल गया ना,
अच्छा वो मैंने कर लिया ये, एन भूल गए हैं लिखना। ये बच्चों देखो ये एन है ना, एक्स एक्स कट गया, ये एन ऊपर जाएगा ना, तो ये एन जितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे वन की जगह रख देंगे बच्चों एन, वन की जगह रख देंगे एन, ठीक है। तो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, एन पार्ट में डिवाइड हुआ है, यहाँ पे 3 पार्ट में था ना, तो 3 3 3, ठीक है। और ये बन जाएगा बच्चों 180/10 यानी 18। तो बच्चों आपको अगर ये फॉर्मूला याद रखना है तो ये फॉर्मूला जितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो, जर्नी को डिवाइड बाय पहली स्पीड, दूसरी स्पीड, तीसरी स्पीड, ठीक है। अब इसी को मैं क्वेश्चन बना दूं बच्चों, है ना, इसी फॉर्मूले पे बेस में बता दूं क्वेश्चन कि एक कार है, एक कार है, ठीक है। एवरेज स्पीड क्यों बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि यार इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक कार है, वो स्टार्ट करती है पॉइंट ए से और जाती है पॉइंट बी से, है ना, लेकिन वो एक साथ नहीं जाती है, इस यात्रा को, इस ट्रिप को वो 5 पार्ट्स में कवर करती है ना, 5 इक्वल पार्ट्स में कवर करती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 बट इक्वल पार्ट्स, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 5 इक्वल पार्ट्स में कवर करती है, पहली वाली 10 से, दूसरी वाली 20 से, फिर जाए 40 से, फिर जाए 80 से, फिर जाए 100 से। अब बताओ एवरेज स्पीड, ठीक है, कुछ भी नहीं है बच्चों, फिर बताओ एवरेज स्पीड, कुछ नहीं है, देख लो, एवरेज स्पीड 5 पार्ट कर लिया, डिवाइडेड बाई पहला वाला 10 से, दूसरा वाला 20 से, तीसरा वाला 40 से, चौथा वाला 80 से, पांचवा वाला 100 से। सिंप्लीफाई, एलसीएम लो आप नीचे और फिर ऊपर मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर लो एक बार फिर से, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप फॉर्मूले के साथ कंफर्टेबल हैं, फॉर्मूले के साथ जाइए, वरना मैंने आपको बेसिक तो बता दिया है, बेसिक कैसे करना है, बेसिक भी आप सीख सकते हो, क्लियर है। लेकिन एवरेज स्पीड इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको सबको एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, चलो पढ़ लो एक बार, पढ़ लो एक बार, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि, क्या बोला गया बच्चों, देखो जरा ध्यान से, क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, बोला गया है कि कार रन एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर, 100 मीटर रेडियस का एक ट्रैक है, उस पे कार घूम रही है, ठीक है, 100 मीटर रेडियस का एक ट्रैक है, उस पे कार घूम रही है, ठीक है, स्टार्ट कर रही है मान लो किसी पॉइंट ए से, टेकिंग 62.8 सेकंड इन एवरी सर्कुलर लैप, एक बार कंप्लीट करती है चक्कर तो उसको लग जाते हैं 62.8 सेकंड, कितने सेकंड, 62.8 सेकंड, इतने सेकंड लग जाते हैं एक चक्कर करने में, ठीक है। द एवरेज टाइम, द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, बच्चों बात करूं मैं एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक चक्कर में पार्टिकल जहां से शुरू करेगा फाइनली वहीं आ जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, टाइम का कोई महत्व तो नहीं रह जाता है, आंसर आ जाएगा जीरो। यानी जहां पे भी एवरेज वेलोसिटी जीरो, वही ऑप्शन पॉसिबल है, जैसे ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। अब स्पीड बच्चों जीरो नहीं होगी क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल नॉन जीरो है, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना भैया, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो स्पीड जीरो कैसे होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम भी नॉन जीरो, स्पीड भी नॉन जीरो, तो नॉन जीरो होना चाहिए, तो यही वाला आंसर सही होगा। लेकिन सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं, स्पीड एवरेज टोटल डिस्टेंस क्या बच्चों 2 पाई आर होगा, आर है 100, टाइम है 62.8, ठीक है ठीक है ठीक है। ये तो बच्चों मुझे दिख रहा है 3.14 इंटू 2 6.28, बच्चों ये 6.28 लिखा हुआ है, यानी ये एक और ये हो जाएगा 10, 10 से कटेगा 10, आंसर आएगा 10। देख लो स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है ना, और स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, और डिस्प्लेसमेंट चूंकि जीरो है इसलिए वेलोसिटी भी जीरो है, ठीक है, समझ गए। चलो बच्चों बहुत बढ़िया, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट सीखा है आज हमने, ठीक है, एवरेज स्पीड सीख लिया, डिस्टेंस सीख लिया, डिस्प्लेसमेंट सीख लिया, और बच्चों थोड़ा सा अच्छी बातें सीखते हैं हम लोग, फिर उन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि बच्चों अगर मैं बात करूं कि तुमने अभी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी ये सब देख लिया है, अब बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं बच्चों, जरा ध्यान से देखना, क्या है कॉन्सेप्ट, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पूरा नहीं लिखते बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और क्यों निकालना जरूरी है,
बच्चों पहले थोड़ा समय के एग्जांपल की मदद से आपको समझाता हूं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। सपोज करो बच्चों आप दिल्ली से निकलते हो और आपको जाना है लेट्स से मनाली जाना है। ठीक है, कहां से निकल रहे हो आप? दिल्ली से निकल रहे हो। कहां जाना है? मनाली जाना है। तो बच्चों क्या दिल्ली से जैसे ही आप निकलते हो तो पहले दिल्ली का आप मार्केट क्रॉस करोगे, है ना, हाईवे पहुंचने तक आपकी स्पीड कम रहेगी, क्राउडेड एरिया से जाओगे, राइट। 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर ऐसी स्पीड रहेगी, धीरे धीरे जाओगे। जब हाईवे में पहुंच जाओगे तो आपकी स्पीड 100 किलोमीटर रहेगी। अगर आप बाइक से नहीं जा रहे हो, 100 किलोमीटर चलाना नहीं, धीरे चलाया करो। ठीक है, तो मतलब ज्यादा रहेगी स्पीड, 40 रहेगी, 60 रहेगी। फिर कभी आप रुकोगे जगह पे, है ना, खाना वाना खाओगे तो थोड़ा वहां स्पीड कम हो जाएगी। किसी शहर से गुजर रहे होगे तो फिर से स्पीड आपकी 20-30 रहेगी। फिर से हाईवे पहुंच गया तो बढ़िया 60-50-60 की मस्त स्पीड से आप जा रहे होगे। क्या बात सही है ना? क्या आपकी स्पीड थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रही? नहीं, स्पीड आपकी कांस्टेंट नहीं रही। अच्छा, एवरेज स्पीड क्या होती है? मान लेते हैं दिल्ली से मनाली तक का दूरी, एक मैं समझाने के लिए ले रहा हूं बच्चों, चेक मत करने लग जाना कि अरे सर इतना तो नहीं होता, ऐसे ही समझाने के लिए 200 किलोमीटर। और मान लो दिल्ली से मनाली तक के लिए तुम्हें समय लग जाता है, दूरी ज्यादा लेते हैं यार, 400 किलोमीटर ले लेते हैं चलो, और तुम्हें जाने में लग जाता है समय 10 घंटा। तो तुम्हारी जो एवरेज स्पीड निकल के आएगी बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो पढ़ाया था, 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन बच्चों मुझे एक चीज बता दो, क्या तुम गाड़ी में थ्रू आउट 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे थे? नहीं, तुम 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नहीं चल रहे थे। तुम तो एक्चुअल में जहां कंजेशन आ रहा था स्पीड धीमे, और जहां पे भी हाईवे मिल रहा था वहां स्पीड बढ़ा रहे थे। तो तुम्हारी एवरेज स्पीड एक अलग कहानी है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? किसी मोमेंट पे क्या स्पीड है। मान लो तुम्हारी दिल्ली से जर्नी शुरू होती है सुबह के 8 बजे, ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस हर मोमेंट स्पीड चेंज हो रही है। जैसे मैं तुमसे पूछ दूं कि यार बताओ बेटा आपकी स्पीड 10:30 और 4 सेकंड पे क्या थी स्पीड, तो इस मोमेंट में जो स्पीड होगी वही आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड आपकी हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है, इसलिए उसका नाम है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड को एक और तरीके से बच्चों मैं आपको अगर समझाना चाहूं, तो जो स्पीड आपका स्पीडोमीटर रीड करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो भी स्पीडोमीटर में आ रहा होता है, डिजिटल स्पीडोमीटर, सर स्पीडोमीटर है ही नहीं, अरे भाई आप कौन सी गाड़ी चला रहे हो? डिजिटल स्पीडोमीटर, ठीक है, जैसे उसमें दिखा रहा ना 10, 12, 15, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। ठीक है, स्पीडोमीटर में जो स्पीड आती है वो इंस्टेंटेनियस, ये तो एवरेज स्पीड है। इससे तुम्हें इसका फायदा क्या होता है सर? अगर मतलब हमें इतनी, इससे ये फायदा तुम्हें एक अंदाजा लग जाता है यार कि ये ना, जैसे दिल्ली से मुझे मनाली जाना है तो यार चूंकि रोड उतनी अच्छी नहीं है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड रहती है, तो तुम्हें अंदाजा हो जाता है कि रोड कितना है, कितना टाइम लगेगा उस टाइप से। इंस्टेंटेनियस स्पीड उस मोमेंट की स्पीड कितनी है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि सर ठीक है आपने समझा दिया इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, सारी चीजें हमें समझ में आ गई। लेकिन सर इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते कैसे हैं? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का बच्चों ध्यान रखना, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलूं या बच्चों वेलोसिटी? देखो अरे सर दोनों अलग अलग होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं बच्चों, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड नहीं है भैया। लिख लो, लिख लो, कंफ्यूज मत हो जाना। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, और एवरेज स्पीड, अगर ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में चल रहा है और चेंज नहीं किया उसने, मतलब पलटा वल्टा नहीं कि पलट के वापस आ गया, अगर वो सब नहीं हुआ है तो ये बराबर होंगे, अदरवाइज ये हमेशा अलग रहते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी हम नहीं बोलेंगे कि एवरेज स्पीड के बराबर होता है, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा बराबर रहेगा, हमेशा बराबर रहेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड के। ठीक है, ये दोनों एक ही कंडीशन बराबर हो, जब कार सीधी चल रही हो, पलटी वल्टी ना हो, पलटी मतलब ऐसे नहीं पलट के वापस ना आई हो, तब बराबर हो सकते हैं, बट हमेशा रहेंगे नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड में बस इतना ही फर्क है कि डायरेक्शन और आ जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। ठीक है, तो ये बच्चों आप हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ता हूं बच्चों और आपको बढ़िया कहानी बताता हूं। तो अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे कैसे सर? आपने समझा दिया, बढ़िया, अच्छा लगा हम लोग को, लेकिन निकाला कैसे जाए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? तो देखो बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का तरीका, इंस्टेंटेनियस
कल मैंने आपको पढ़ाया था एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट, कल मतलब पिछली क्लास में पढ़ाया था, dx/dt। ठीक है, यानी अगर आप पोजीशन का डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, पोजीशन का डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो बच्चों आपको मिल जाता है क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा सही है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। क्लियर है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों इस पे, इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी वाला, फिर आगे तुम्हें एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये रहा, देख लो, एट व्हाट टाइम दे हैव सेम वेलोसिटी। बच्चों पोजीशन ऑफ पी किस तरह से समय के साथ चेंज हो रही है दिया हुआ है, पोजीशन ऑफ क्यू कैसे समय के साथ चेंज हो रहा है दिया गया हुआ है, आपसे पूछ लिया गया है किस टाइम पे दोनों की स्पीड या वेलोसिटी बराबर होंगे। कर लो सॉल्व, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा बच्चों, अभी मैंने बताया है। हाँ हो गया सॉल्व, चलो करते बच्चों फटाफट सॉल्व, है ना। तो बच्चों मैं क्या करूं, P का मेरे पास है, तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ P निकालना चाहूं, वेलोसिटी ऑफ P निकालना चाहूं, तो बच्चों मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, Vp बराबर इसका डिफरेंशिएशन तो आ जाएगा A प्लस 2BT। सही है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं और वेलोसिटी ऑफ Q लिखना चाहूं, तो ये बच्चों आ जाएगा F माइनस 2T। सही है, तो वेलोसिटी ऑफ P, वेलोसिटी ऑफ Q, एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव सेम वेलोसिटी, किस टाइम पे दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा, तो A प्लस 2BT बराबर F माइनस 2T। ठीक है, अब यहां से बच्चों क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम कैसे निकालोगे, टाइम वाले फैक्टर्स एक साथ रख ले, तो बच्चों 2BT में जोड़ दो 2T, ये बन जाएगा F माइनस A, तो T बराबर, T कॉमन लेंगे 2B प्लस 2, ये बराबर आ जाएगा F माइनस A, तो यहां से टाइम की वैल्यू आ जाएगी F माइनस A डिवाइड बाय 2 टाइम्स B प्लस 1। क्या बच्चों मैच कर रहा है क्या, देखो जरा, F माइनस A बिल्कुल मैच कर रहा है बच्चों, फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है, एकदम परफेक्ट है। ठीक है, नीट में आया था, उम्मीद है तुम सब बच्चों ने खुद से सॉल्व कर लिया होगा और आंसर निकाल लिया होगा। तो एवरीवन, जैसे हम लोगों ने अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का देखा और एक क्वेश्चन भी किया, अब अगर मान लो, अब अगर मान लो आप कि मैं आपको पोजीशन ऐसे दे दूं, कैसे दे दूं कि v बराबर 9t स्क्वायर माइनस 3t, और मैं आपसे क्वेश्चन में पूछ दूं फाइंड टाइम एट विच, और फाइंड पोजीशन, क्वेश्चन आप मैंने बता दिया बच्चों की पोजीशन ऐसे चेंज हो रही है, और मैं आपसे पूछ दूं फाइंड टाइम और फाइंड पोजीशन, टाइम नहीं बच्चों पोजीशन, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट विच, फाइंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट विच, फाइंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट विच स्पीड इज 0। उस मोमेंट में पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी जब पार्टिकल की स्पीड 0 हो जाए। बच्चों फिर से एक बार, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ना, जैसे लास्ट वाला हम लोगों ने किया था उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मेक श्योर करो बच्चों सारे कि आप सॉल्व करो इसको, ऐसा कुछ भी नहीं बच्चों क्वेश्चन में जो आप लोगों को तकलीफ देगा, बहुत इजीली आप निकाल सकते हो इसको, है ना। चलो पूछा है फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट विच स्पीड इज 0, तो बच्चों क्या करोगे, आप डिफरेंशिएट कर दो, अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो v बराबर आएगा 18t माइनस 3। ठीक है, और पूछा गया है कि स्पीड 0 हो जाए। ठीक है, स्पीड 0 बच्चों कर दो 0, तो जैसे ही 0 करोगे तो t बराबर क्या आएगा बच्चों, 3 डिवाइड बाई 18, यानी 1/6 सेकेंड। ठीक है, तो 1/6 सेकेंड में बच्चों क्या होगा, स्पीड 0 हो जाएगा। पुट कर दो, यहां पे पोजीशन पूछा है ना, तो पुट कर दो 9 इंटू 1/9 इंटू टी स्क्वायर बच्चों 1/36 माइनस 3 इंटू टी बच्चों 1/6 हो जाएगा। तो कैंसिल करोगे 9 4 क्या जाएगा 1/4 माइनस 1/2। ठीक है, तो पोजीशन बच्चों मुझे पार्टिकल की दिख रही है -1/4। तो बच्चों ये पार्टिकल की पोजीशन होगी जब इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। क्लियर है, तो अब हम अभी तक बच्चों हम लोगों ने क्या देख लिया, डिस्टेंस देख लिया, डिस्प्लेसमेंट देख लिया, एवरेज स्पीड देख लिया, इंस्टेंटेनियस स्पीड देख लिया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देख लिया। अब जो अगला पढ़ना है वो बच्चों हम लोग को पढ़ना है क्या,
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो दोनों बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो बच्चों हेडिंग एक्सेलरेशन। चलो अब बच्चों बेसिक जो एक्सेलरेशन की बात करूं अगर मैं, तो आप सबको बेसिक तो पता ही होगा एक्सेलरेशन का, राइट, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। नहीं पता है बच्चों तो आज के बाद ध्यान रखना, एक्सेलरेशन का जो बेसिक डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन दो टाइप से बच्चों, एक होता है आपका एवरेज एक्सेलरेशन और एक होता है बच्चों आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन बच्चों आपको क्या बोलता है, एवरेज एक्सेलरेशन बोलता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, है ना बच्चों। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलता है बच्चों ए बराबर डी डी टी ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो ये बच्चों दोनों का डेफिनेशन है। एवरेज एक्सेलरेशन एक ड्यूरेशन के लिए आएगा, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन उस मोमेंट का एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, जैसे एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो उनमें जो डिफरेंस रहता है सेम वैसा ही डिफरेंस रहेगा बच्चों इसमें। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और डीवी बाई डी करेंगे तो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लूंगा बच्चों और उसके बाद हम लोग आगे का चर्चा करेंगे। तो क्या है वो बेसिक सा क्वेश्चन, क्वेश्चन बेसिक सा ये है कि एक कार या मान लो एक बॉल है बच्चों, ठीक है, वो ट्रेवल कर रही थी टुवर्ड्स दिस वॉल, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड से। बॉल टकराती है वॉल से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो रहता है वो 0.02 सेकेंड का रहता है। ठीक है, टकराने के इमीडिएटली बाद जो बॉल की स्पीड हो जाती है बच्चों वो 8 मीटर पर सेकेंड की हो जाती है। क्वेश्चन में पूछ दिया गया है फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन अप्लाइड बाय वॉल ऑन द बॉल, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन अप्लाइड बाय बॉल, अप्लाइड बाय वॉल ऑन द बॉल, है ना, दीवार ने बॉल पे कितना एवरेज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है वो आपको बताना है। बहुत बेसिक सा सवाल, और मुझे बहुत उम्मीद है आप में से सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर भी ढूंढ लिया होगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन बच्चों क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल क्या है -8 माइनस इनिशियल क्या है बच्चों 10 डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन कितना है 0.02। बच्चों देखो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो आपको ध्यान रखना है डायरेक्शन का, डायरेक्शन आप सही से नहीं लिखोगे आंसर गड़बड़ हो जाएगा। जैसे यहां बच्चों आ जाएगा -18 डिवाइडेड बाई 0.02, हटा दो, ऐड कर दो, तो बच्चों कितना आ जाएगा देखो 900, -900 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे भी बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इस टाइप के बच्चों बेसिक आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और आपको कुछ इस तरह से चीजों को डील करना होगा। ठीक है, एक इंस्टेंटेनियस का करते हैं बच्चों, थोड़ा सा तुम लोग को भी फील आएगा। देखो 1997 में बच्चों पूछा गया था, 1997 में पूछा गया था पोजीशन x ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज x बराबर at स्क्वायर माइनस bt क्यूब, एक्सेलरेशन विल बी 0 एट टाइम t इज इक्वल टू। किस मोमेंट पे एक्सेलरेशन 0 होगा, किस मोमेंट पे एक्सेलरेशन 0 होगा, कर लो सॉल्व, बता दो आंसर बच्चों, किस मोमेंट पे एक्सेलरेशन 0 होगा। चलो तो बच्चों उम्मीद है तुम सबने सॉल्व कर लिया होगा और फटाफट आंसर भी निकाल लिया होगा। x बराबर एटी क्यू स्क्वायर माइनस बीटी क्यू एक्सेलरेशन पूछ दिया है बच्चों। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं एक बार तो क्या वेलोसिटी पहुंच जाऊंगा, तो 280 माइनस 3bt स्क्वायर, ये क्या है वेलोसिटी। एक बार और डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या बच्चों एक्सेलरेशन पहुंच जाऊंगा, तो एक्सेलरेशन होगा 2a माइनस 6bt। और पूछा है किस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन 0 होगा, तो एक्सेलरेशन 0 बराबर कर दो, ठीक है, तो 2a बराबर 6bt, तो 2 1 जा 2 2 3, तो t बराबर a डिवाइडेड बाई 3b। t बराबर a डिवाइड बाई 3b है क्या, कोई ऑप्शन है बच्चों, पहला ऑप्शन एकदम मैच कर रहा है, इस मोमेंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एक बच्चों हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, और देखता हूं बच्चों अगर मेरे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के क्वेश्चन होंगे तो और एक भी कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो बच्चों,
बढ़िया क्वेश्चन, 1995 नीट में पूछा गया था। डिफरेंशिएशन नहीं बच्चों, यहाँ पे इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होगा। जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा था उसी का इस्तेमाल है। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लो और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आप डिफरेंशिएशन से ही करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो बच्चों, बस उसमें हर एक ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसा चाहते हो कि नहीं सर इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन से ही करना चाहते हो, तो फिर आपको हर एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, दो दो बार डिफरेंशिएट करो, देखो बरा बीटी मैच कर रहा है या नहीं, है ना, इनिशियल स्पीड वी नॉट आ रहा है कि नहीं। बाकी आप इंटीग्रेशन से सॉल्व करोगे तो आपको ऑप्शन वाइज चेक करने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा निकाल सकते हो। तो आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको चेक करना चाहते हो, कैसे सॉल्व करना चाहते हो। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप सब ने इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लिया होगा, इसको देख लिया होगा, अटेम्प्ट भी कर लिया होगा। मैं एक बार इसको समझाता हूं, जरा ध्यान से देखना। बोला गया एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम एज बीटी। तो बच्चों एक्सेलरेशन को बोल दिया गया है समय के साथ बढ़ रहा है, और किस तरह से बढ़ रहा है तो बोला गया है बीटी। द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विद इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, और बच्चों इनिशियल वेलोसिटी बोल दिया गया है उसकी वैल्यू वी नॉट है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम टी बताना है। तो बच्चों देखो मैं क्यों बोल रहा था इंटीग्रेशन, जैसे एक्सेलरेशन बीटी दिया है तो एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं आप, डीवी बाई डी टी लिख सकते हैं। तो डीवी बाय डी टी बराबर बी टाइम्स टी। तो डी टी इधर भेज दो, तो बच्चों डीवी बराबर आ जाएगा बी टाइम्स टी इंटू डी टी। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। जब इंटीग्रेट करोगे तो t बराबर 0 पे उसने स्पीड बोल दी है v नॉट, एट एनी टाइम t हम लोग स्पीड मान लेते हैं v, तो बन जाएगा बच्चों v माइनस वी नॉट बराबर v टी स्क्वेयर बाई 2, है ना। b कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 लिमिट्स रखने के बाद। अब अगर मैं v की बात करूं बच्चों तो v बराबर आ गया है मेरे पास v नॉट प्लस वी टी स्क्वायर बाई 2। अभी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ है बच्चों, अभी क्वेश्चन पूछा है उन्होंने क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो v आ गया बच्चों, v को लिखा जा सकता है ds बाई डी टी। ठीक है, यहां पे स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सेम होगा क्योंकि पार्टिकल कहीं पे भी टर्न नहीं ले रहा है। स्पीड देख रहे हो बच्चों, v बराबर वी नॉट प्लस बी टी स्क्वायर, तो हमेशा पॉजिटिव है, सीधा सीधा ही जा रहा है। एक्सेलरेशन भी हमेशा पॉजिटिव है, तो सीधा सीधा एक ही डायरेक्शन में चलता चला जाएगा। ये बच्चों हो जाएगा तुम्हारे पास वी नॉट प्लस बी बाई 2 टी स्क्वायर। डी टी को इधर भेज दो तो ds बराबर हो जाएगा बच्चों वी नॉट डी टी प्लस प्लस बी बाई 2 टी स्क्वायर डी टी। जब इंटीग्रेट करेंगे बच्चों एक बार फिर से दोनों साइड तो बन जाएगा s। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन से, ये बन जाएगा बच्चों वी नॉट इंटू टी प्लस बी बाई 2 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, तो बी टी क्यूब बाई 6, वी नॉट टी प्लस बी टी क्यूब बाई 6। थर्ड ऑप्शन बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1995 नीट का क्वेश्चन, बढ़िया सा इस्तेमाल करवा लिया बच्चों उन्होंने आपसे इंटीग्रेशन, और सारी चीजें आपके सामने किस तरह से सॉल्व होनी चाहिए बच्चों एक बार आप देख लो। ठीक है, तो बच्चों एक एक्सेलरेशन आपको जैसे मैंने बताया कि इस तरह से समय के साथ भी चेंज हो सकता है। समय के साथ अगर चेंज होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो आपको किस तरह से डील करना है वो मैंने अभी आपको समझाया है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन बच्चों एक और डेफिनेशन आप याद रखो, एक्सेलरेशन बराबर वी डीवी बाई डी एक्स। ठीक है, एक्सेलरेशन बराबर वी डीवी बाई डी एक्स भी होता है, तो अगर कभी इसकी भी जरूरत पड़े तो आप बच्चों इस्तेमाल कर सकते हो। ये तब जरूरत पड़ेगी जब एक्सेलरेशन पोजीशन के साथ चेंज हो रहा हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेके आपको सॉल्व करके समझाने की कोशिश करता हूं। एक क्वेश्चन की मदद से बच्चों आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो बोल दिया जाए कि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है पोजीशन के साथ एज रूट एक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। आप बता दो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, है ना। पोजीशन एज अ एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आपसे पूछ दिया गया है। या इसको थोड़ा सा और बच्चों हम लोग अगर और आपको थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करें तो बोल देगा आपसे फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी होगी जब एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है।
उस इंस्टेंट पे स्पीड क्या होगी जब एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अब आपको बच्चों एक्सेलरेशन से स्पीड निकालना है, कैसे निकालोगे? एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया v dv बाई dx, ये है बच्चों रूट एक्स। कब लगाना है v dv बाई dx एक्सेलरेशन की डेफिनेशन? जब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन गिवन हो। तो लगा दिया बच्चों, यहां से दिख रहा होगा कि तुम्हें v dv बराबर रूट एक्स dx ऐसा आ रहा होगा। ठीक है, अब बच्चों इसमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ये गिवन होनी चाहिए इंफॉर्मेशन। क्या गिवन है कि एट x इज इक्वल टू 0, जब पार्टिकल ओरिजिन पे था तब इसकी स्पीड 0 थी। तो लगा दो लिमिट्स, जब पार्टिकल ओरिजिन में था तब इसकी स्पीड 0 थी, मान लेते हैं पार्टिकल पोजीशन x पे है तो इसकी स्पीड v है, तो कितना हो जाएगा बच्चों? v स्क्वायर बट्टे 2 बराबर रूट एक्स dx। तो बच्चों x रेज टू 1/2 तो कितना बन जाएगा? देखो x के पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। ठीक है, हो गया। तो यहां से बच्चों क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? v स्क्वायर बराबर 2 इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4/3 और ये बन जाएगा x के पावर 3/2। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो v बराबर आ जाएगा बच्चों पूरे के अंदर स्क्वायर, पूरा स्क्वायर रूट के अंदर 4/3 x के पावर 3/2। ठीक है, ये स्पीड आ जाएगा। अब पूछा है कि स्पीड कितनी होगी जब एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 है। एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 तो x के बराबर कितना होगा? देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 है तो x बराबर 16 होगा ना बच्चों। x की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 कब होगी? जब x बराबर 16 होगा। 16 की वैल्यू 16 यहां पुट कर दो तो स्पीड बराबर √4/3 और ये बन जाएगा बच्चों 16 के पावर 3/2। बच्चों देख लो 4 तो बाहर आ जाएगा, करते हैं एक बार सिंप्लीफाई। तो 4/3 को एज इट इज रख दो और 16 के पावर 3/2, तो बच्चों ये 4 का स्क्वायर फिर 4 का क्यूब, 4 का क्यूब 64। तो ये बच्चों इसकी वैल्यू आ जाएगी 64। कैसे? देखो ये 4 का स्क्वायर लिखा है और उसके पावर 3/2 लिखा है तो ये कैंसिल हो जाएगा और 4 क्यूब कितना हो जाएगा? ये 4 के पावर 4, 4 स्क्वायर बाहर आ जाएगा यानी 16 डिवाइड बाय √3 कितने मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये आप इससे घबरा मत जाना कि अरे सर इसमें तो बहुत कैलकुलेशन हो गया, 16/√3 आ गया। घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स देखो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। एक प्रैक्टिस के लिए देता हूं, है ना, ताकि आप थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को खुद भी लगाओ। जैसे बच्चों इस बार दे दिया तुमको वेलोसिटी बराबर अंडर रूट, वेलोसिटी बराबर बच्चों दे दिया तुम्हारे पास x मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी बराबर दे दिया x मीटर पर सेकेंड या आप x स्क्वायर मीटर पर सेकेंड जो भी लिखना चाहो। आपसे पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड। उस मोमेंट पे एक्सेलरेशन बता दो जब स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है। अब बच्चों कर सकते हो तुम, है ना, v dy/dx वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और उसी की मदद से फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, उम्मीद है बच्चों तुम सबने सॉल्व कर लिया होगा और सॉल्व करके बढ़िया आंसर भी निकाल लिया होगा। तो चलो जरा हम लोग जल्दी से इसको समझते हैं, है ना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कैसे बोल रहा है, क्या करना है, देखो जरा। तो एक्सेलरेशन बराबर सर ने मुझे बताया था कि सर v dv/dx, मैंने कहा बहुत बढ़िया। v की वैल्यू कितनी है? तुमने कहा x स्क्वायर, और dv/dx बच्चों अगर आप यहां से निकालना चाहोगे तो बिना किसी झिझक आप बोल सकते हो कि सर ये 2x के बराबर होगा। तो dv/dx की वैल्यू 2x के बराबर होगी, लिख दी गई है, तो पूरा आंसर बच्चों 2x क्यूब के बराबर होगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2x क्यूब। ठीक है, और a जब v की वैल्यू 4 हो तो v देख लो बच्चों 4 है बराबर x स्क्वायर, तो यहां से समझ में आ रहा होगा x की वैल्यू 2 है। ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 है यहां पे रख दो तो 2 × 2 का क्यूब बराबर 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी उस इंस्टेंट पे जब स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है एक्सेलरेशन की वैल्यू 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। ठीक है, इस टाइप से बच्चों क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक्सेलरेशन की मैंने आपको एक और डेफिनेशन बता दी कि भाई देखो इंस्टेंटेनियस dv/dt भी हो सकता है, लेकिन कई बार आपको v dv/dx समझ के भी या ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जहां पे आप v dv/dx लगा के भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्या सीख लिया है? अभी तक हम लोगों ने सीख लिया है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, और जब एक्सेलरेशन समय के साथ चेंज हो रहा हो तो किस तरह से प्रोसीड करना है,
अगर पोजीशन के साथ चेंज हो रहा हो तो कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों सबसे फेवरेट सेगमेंट जहां से खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं। दैट फेवरेट सेगमेंट ऑफ योर्स इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो बच्चों तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन तुम्हारे सामने लिखी हुई है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वेरी सिंपल राइट। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस एटी, ये हो गई बच्चों तुम्हारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। ये हो गई तुम्हारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as। उसके साथ ही साथ बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट जिसको कभी आप इग्नोर मत करना, nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, है ना, u प्लस a बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। अगर बच्चों कोई भी गाड़ी जिसमें रिटार्डेशन a हो और इनिशियल स्पीड u हो, ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस को बच्चों कितना हो जाएगा u स्क्वायर बाई टू ए, है ना, और s1 बाई s2 बराबर u1 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर। मतलब कहने का कि दो कार हैं बच्चों मान लो और दोनों का रिटार्डेशन जो है a है, बस अंतर क्या है कि एक u1 से रिलीज हुई है और एक u2 से रिलीज हुई है, तो s1 बाई s2 बराबर u1 बाई u2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बच्चों इस तरह से कुछ आपको चीजें करनी पड़ेंगी। बढ़ते हैं हम लोग और सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन बच्चों जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे ही बेस्ड है। ये रहा आप सभी के सामने। कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे ही बेस्ड सवाल है। स्मॉल टॉय स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब बच्चों तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो मैंने अभी आपको बताई हैं वो वैलिड रहेंगी, उन्हीं का यूज करके आपको सॉल्व करके आंसर बताना है। इट ट्रेवल्स 10 मीटर इन t सेकेंड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन नेक्स्ट t सेकेंड्स वुड बी। अगले t सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पूछ लिया गया है आपसे। अगले t सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पूछ लिया गया है बच्चों, ठीक है। जे मीन्स में पूछा गया था बच्चों ये क्वेश्चन, करते हैं सॉल्व। देखो तो 10 मीटर चल रहा है t सेकंड में और स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से। तो बच्चों देखो पहला t सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना लिखते हो, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ ए टी स्क्वायर और ये बराबर कितना है बच्चों 10। दूसरे डिस्टेंस मान लो बच्चों अगले t सेकंड में पूछा है तो मैं 2t सेकंड के बाद निकाल लेता हूं और पहले t सेकंड वाला माइनस कर दूंगा। तो 2t के बाद कितना ट्रेवल कर लेगा, हाफ ए 2t का होल स्क्वायर, और ये बच्चों मान लेते हैं हम x है। यहां से देख लो ये लिखा है हाफ ए 4t स्क्वायर, ये x है, ठीक है। तो देखो ए टी स्क्वायर बाई टू की वैल्यू 10 है, तो ए टी स्क्वायर बाई टू की वैल्यू 10 है, तो 10 इंटू 4, तो x तो बच्चों 40 है। मतलब कहने का ये 40 क्या है एक बार समझ लो तुम, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। देखो जरा सिचुएशन ये है कि कार, ये टॉय कार स्टार्ट कर रही है t बराबर 0 से, पहले t सेकंड के बाद बच्चों यहां पे पहुंच गई है जो कि 10 मीटर की दूरी पे है। अगले t सेकंड में यानी ये 2t सेकंड में, तो ये बच्चों 2t सेकंड में ये पूरी डिस्टेंस है 40, समझ रहे हैं आप। ये 40 है, ये 10 है, तो ये कितनी बची बच्चों, ये 30 मीटर बची। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सही है। एक क्वेश्चन ये देखो बच्चों, डिस्टेंस traveled by a particle starting from rest and moving with an acceleration of 4 by 3 meter per second square in third second। बच्चों nth सेकंड का फॉर्मूला आ जाना चाहिए दिमाग में तुरंत, लगा दो nth सेकंड का फॉर्मूला और बता दो आंसर। बच्चों लगा दो nth सेकंड का फॉर्मूला और बता दो आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों तुम सब ने इसका जो है सॉल्यूशन लिख लिया होगा। तो
nth सेकेंड u प्लस a बाई टू इंटू 2n-1 है ना। तो u तो बच्चों 0 है क्योंकि रेस्ट पर से स्टार्ट हो रहा है, 4/3 है तो 1/2 इंटू 4/3। और कौन से सेकंड में पूछा है इन्होंने, देख लो जरा, थर्ड सेकंड, तो 2 इंटू 3 6-1। तो देखो बच्चों ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5, आंसर है 10/3 मीटर। 10/3 मीटर ही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, तो 10/3 ही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। और करते बच्चों एक क्वेश्चन देखो जरा फटाफट से। Particle moves in a straight line with a constant acceleration. It changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second while passing through a distance of 130 meter in t seconds. The value of t second is. चलो, तो बच्चों उम्मीद है तुम सब ने एक बार इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा, देख लिया होगा। क्वेश्चन बोला गया पार्टिकल मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब बच्चों एक्सेलरेशन की वैल्यू तो तुम्हारी कांस्टेंट हो गई है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब 3 इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होंगी। इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10, तो बच्चों ये तो u की वैल्यू तो बच्चों 10 है। ठीक है, u की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली स्पीड कितनी हो जाती है देखो, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वाइल पासिंग थ्रू डिस्टेंस ऑफ 135 मीटर, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रही है, 135 मीटर। ठीक है, टी सेकेंड्स, द वैल्यू ऑफ टी सेकेंड्स के बारे में पूछा है, तो एस पर बच्चों फाइनल वेलोसिटी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है और डिस्टेंस दिया है। तो मेरे दिमाग में इन 3 चीजों को देखते ही एक ख्याल आता है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में इन तीनों का इस्तेमाल है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू एस। बच्चों वी स्क्वायर मतलब 2 का 20 का स्क्वायर 400 बराबर यू स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 पर प्लस 2 ऑफ ए बच्चों हमें नहीं पता कितना, लेकिन एस की वैल्यू 135 गिवन है। सही है, तो 400 में से 100 गया 300 और 135 दूनी 270। तो बच्चों ये तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, 0 चला गया 3 10 3 9, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों 10/9 आ गई। अब तुम्हें ये फाइनल आंसर नहीं, अभी हमें टाइम निकालना है। तो अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो, v बराबर u प्लस एटी, तो v बराबर u प्लस ए और t, तो 20 माइनस 10 10 बराबर 10/9 t। बच्चों ये कैंसिल हो गया, t की वैल्यू 9 है ना। 9 सेकंड के बाद ये सिचुएशन होगी, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चों कैसे थे, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, इस पे इक्वेशंस ऑफ मोशन पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। ठीक है, कुछ और हैं बच्चों हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड क्वेश्चंस, हम लोग कर लेते हैं फटाफट से सॉल्व। जैसे ये रहा, मिड पॉइंट पे वेलोसिटी पूछ ली गई है, द वेलोसिटी एट विच मिडिल पॉइंट ऑफ द ट्रेन पासेस द सिग्नल पोस्ट। बहुत सारे बच्चों को डायरेक्ट शायद रिजल्ट पता हो, कुछ बच्चों को डायरेक्ट शायद रिजल्ट नहीं पता हो। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, उस रिजल्ट को आप दिमाग में रखना। ठीक है, तो ये सिचुएशन एग्जैक्टली वैसी ही सिचुएशन है एज इफ कि एक बच्चों मान लो कार है, ठीक है, ऐसे ट्रेवल कर रही है कार, स्टार्ट कर रही है पॉइंट ए से, ठीक है, स्टार्ट कर रही है किससे, पॉइंट ए से, और बी पॉइंट होते हुए जो कि मिड पॉइंट भी है, मिड पॉइंट भी है, ठीक है, इस मिड पॉइंट से होते हुए बी पॉइंट तक पहुंच रही है। यानी ये डिस्टेंस तो बच्चों तुम्हारा x/2 होगा, और ये भी डिस्टेंस, या ऐसा मान लेते बच्चों कि ये डिस्टेंस x होगा और ये भी डिस्टेंस x होगा। शुरुआत कर रही है u से और एंड पे v है, और यहां पे तुमसे स्पीड पूछ ली गई है। सही है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करें बच्चों, देखो जरा, फाइनल v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस की वैल्यू बच्चों 2x। ठीक है, तो यहां से आप निकाल लो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x, ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इस एक्सेलरेशन को आपको इस्तेमाल करना होगा अगले पार्ट के लिए। ठीक है, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब आपको पॉइंट मिड पॉइंट पे स्पीड चाहिए ना, तो आप लिख दो, यहां पे स्पीड s है,
तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू एस। तो फाइनल स्पीड स्क्वायर बराबर इनिशियल स्पीड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू बच्चों अभी निकाल दी हम लोगों ने, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x डिवाइडेड बाई 4x, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों किससे, x से। ठीक है, तो यहां से एस स्क्वायर बराबर आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस, अब यहां से बच्चों देखो 2 से ये कैंसिल होकर 2 बचेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। तो बच्चों एस स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। तो 2u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बच्चों कितना बच जाएगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो। अब ये बच्चों आपको मैं चाहता हूं आप सारे ये रिजल्ट याद रखना। कौन सा वाला, ये वाला। जो स्पीड एट मिड पॉइंट होगी वो होगी अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इसको याद रखना बच्चों, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स, ये रिजल्ट एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो वेलोसिटी एट मिड पॉइंट विल बी अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2। अब आ जाओ इस प्रश्न पे, अब तो कुछ रह नहीं गया है ना, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2, सेम सिचुएशन है। ठीक है, तो कई तरीके से आपको ये सिचुएशन दी जाएगी और आपको हर बार ध्यान रखना है कैसे इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या चल रहा है। तो ये बच्चों कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। अब मैं बच्चों कुछ आपसे स्टैंडर्ड रिजल्ट शेयर करूंगा जो आपको दिमाग में रखने, फिर उन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जैसे रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स इन टी सेकेंड। तो बच्चों फर्स्ट सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस, सेकंड सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस और थर्ड सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस का रेशियो रहेगा 1:4:9:6। कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लो बच्चों एक कार है, उसने शुरुआत करी अपनी जर्नी की। ठीक है, ध्यान सुनना बच्चों, जर्नी की शुरुआत हो जाती है, मान लो ये कार है, ठीक है, ये स्टार्ट कर रही है इस पॉइंट ए से। ठीक है, ये t बराबर 0 है। फिर बच्चों t बराबर 1 सेकंड पे कार यहां है, t बराबर 2 सेकंड पे कार यहां है, t बराबर 3 सेकंड पे कार यहां है, t बराबर 4 सेकंड पे कार यहां है। तो कार कुछ इस तरह से ट्रेवल कर रही है। अब S1 S2 S3 का क्या मतलब है, ये बच्चों S1 का मतलब है कि कार इस वाले सेगमेंट में कितनी दूरी चली। कौन से वाले सेगमेंट में, हाईलाइट कर देता हूं, इस वाले सेगमेंट पे, इस वाले सेगमेंट बच्चों, ये फर्स्ट सेकंड वाली डिस्टेंस है। ठीक है, सेकंड सेकंड वाली डिस्टेंस देखो, ये सेकंड सेकंड वाली डिस्टेंस है। ठीक है, ये थर्ड सेकंड, ये फोर्थ सेकंड। तो मान लो बच्चों जैसे पहले सेकंड में अगर 1 मीटर चल रहा है तो दूसरे सेकंड में 4 मीटर जाएगा, तीसरे वाले सेकंड में, मतलब इस वाले ड्यूरेशन में, अब बच्चों इस चीज को समझना जरा, इस वाले ड्यूरेशन में 9 मीटर जाएगा, इस वाले ड्यूरेशन में 16 मीटर जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद टी सेकंड में, 2t में, 3t में 1:4:9:16। तो बच्चों ये पहले सेकंड में, 2 सेकंड में, 1 सेकंड बच्चों, 1 सेकंड, एक सेकंड, मैं एक बार बच्चों इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं यार, आपको एक्सप्लेन करता हूं वापस से। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक कार स्टार्ट करती है रेस्ट पर से, है ना, इनिशियल स्पीड 0 है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड, 1 सेकंड के बाद वो कार कितना ट्रेवल कर लेगी, S1, 1 सेकंड के बाद। ठीक है, 1 सेकंड के बाद वो कार ट्रेवल कर लेगी S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इतना ट्रेवल कर लेगी। 2 सेकंड के बाद, ये पहले सेकंड के बाद है, दूसरे सेकंड के बाद बच्चों हाफ a इंटू 2t का होल स्क्वायर, यानी बच्चों कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हाफ AT स्क्वायर। तीसरे सेकंड के बाद हाफ a इंटू 3t का होल स्क्वायर, यानी बच्चों ये हो जाएगा तुम्हारा 9 टाइम्स हाफ AT स्क्वायर। ये कौन से समय का है, थर्ड सेकंड का। फिर फोर्थ का बच्चों 16 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मैं वापस से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं आपको।
जस्ट अ मिनट। हाँ, ठीक है। तो वापस से बच्चों मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप जरा ध्यान सुनना। मैंने लास्ट में जो बता दिया था वो एक्सप्लेन कर दिया था कि nth सेकंड में कितना, तो वैसा नहीं, वापस से पूरी चीज को ध्यान से सुनना। जैसे मान लो बच्चों ये कार शुरू कर रही है, कुछ इस तरह से जर्नी शुरू कर रही है। ठीक है बच्चों, फिर से ध्यान से सुनना जरा। कहां से शुरू कर रही है? टी बराबर 0 से। फिर ये टी बराबर 1 सेकंड है, ये टी बराबर 2 सेकंड है, ये टी बराबर 3 सेकंड है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जो पहले सेकंड में मान लो कार अगर 1 मीटर चल रही है, तो ये वाला जो दूरी होगा वो 4 मीटर होगा, जो ये वाला दूरी होगा वो 9 मीटर होगा, और मान लो ये टी बराबर 4 है, तो ये वाला जो दूरी होगा टी बराबर 0 से ये वाला दूरी ये 16 मीटर होगा। तो सारी जो दूरियां बच्चों, ये जो रेशियोज लिखे हुए 1:4:9:16, ये पहले वाले पॉइंट से 1 सेकंड के बाद, पहले वाले पॉइंट से 2 सेकंड के बाद, पहले वाले पॉइंट से 3 सेकंड के बाद, और पहले वाले पॉइंट से 4 सेकंड के बाद। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट देखो बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है ना, ठीक है, इस वजह से। अब इसको जनरलाइज कैसे किया है? अब अगला पॉइंट सुनो जरा ध्यान से, अगला पॉइंट सुनना बच्चों जरा ध्यान से। अगला पॉइंट बोला गया है कि S2T 3T, मतलब कि कहने का, इसका भी मतलब समझो बच्चों अगले वाले पॉइंट का। आई होप पहले वाले पॉइंट का आपको क्लियर हो गया। क्लियर है ना बच्चों? एक बार फिर से सुन लो ध्यान से। ये जो रेशियो बताए गए हैं, ये शुरुआत हो रही है 0 से, और 1 सेकंड के बाद मान लो बच्चों ये 1 मीटर है, तो 2 सेकंड के बाद ये दूरी 4 मीटर होगी, 3 सेकंड के बाद तो ये दूरी 9 मीटर होगी, फिर सो ऑन सो फोर्थ, 3 सेकंड के बाद 9 मीटर होगी, और फिर 4 सेकंड के बाद 16 मीटर, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, अब बच्चों अगली कहानी सुनो। फिर क्या बोला गया? TT 2T 3T, मतलब बच्चों अगर मैं बोलूं 2 सेकंड, तो 4 सेकंड है ना, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, उनका भी रेशियो 1:4:9:16 होगा। या मैं बोल दूं कि ये मान लो 3 सेकंड, तो ये 6 सेकंड, 9 सेकंड, फिर 12 सेकंड। अगर ड्यूरेशन इंटरवल सेम है, जैसे 1 2 3, या 2 4 6 8, या 3 6 9 6, 3 6 9 12, या 4 8 12 16, इन सब का रेशियो 1:4:9:16 रहेगा। आई बात समझ में? ठीक है, होपफुली आ गई होगी, नहीं आई होगी बच्चों तो मैं और आपका इस पे एक क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, एक बार देख लो बच्चों सारे क्वेश्चन। देख लो बच्चों ये क्वेश्चन 2009 में नीट में आया था, जो अभी पढ़ा है एग्जैक्टली उसी पे बेस्ड है, जो अभी पढ़ा था उसी पे बेस्ड है, कोई भी कहानी नई नहीं है, सारी कहानी पहले सुन चुके हो, देख चुके हो, समझ चुके हो। देखो, तो जो बोला गया है, अ पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, मतलब u बराबर 0 अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स मतलब बच्चों एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। इफ डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज S1, पहले 10 सेकेंड में S1 डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट 20 सेकेंड कितना होगा? मतलब बच्चों जो मैंने बताया था ना, S1:S2:S2:S3 बराबर 1:4:9, और अगर होता तो 16। उसी तरह से S10:S2:S20:S30 बराबर बच्चों 1:4:9। इसी तरह से S20
2s40 2s60 भी यही होगा, s3 s9 s s3 s6 s9 भी 1:4:9 होगा। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है S10:S20 कितना होगा, तो S10:S20 बराबर 1:4 होगा। तो अगर बच्चों इन्होंने पहले वाले डिस्टेंस को S1 बोला है, तो S1/S20 बराबर 1:4 होगा। तो S2 की वैल्यू बच्चों 4 टाइम्स S1 होगा, S2 की वैल्यू 4 टाइम्स S1 होगा, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और करते बच्चों इस पे एक क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बच्चों आपको कहानी आई होप समझ में आ गया होगा। एक और कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड, बिल्कुल इसी का हु बहू ऐसा ही। फर्स्ट सेकंड जो मैं पहले एक्चुअल में एक्सप्लेन कर रहा था, याद है तुमको, फर्स्ट सेकंड सेकंड सेकंड, वो ये चीज थी। ठीक है ना। तो अब ये बच्चों फर्स्ट फर्स्ट सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड सेकंड टू डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, ये बच्चों होगा 1:3:5:7। ठीक है, जो वो पहले वाला रेशियो आ रहा था बच्चों 1:4:9:16 आ रहा था, ये 1:3:5:7 ऑड नंबर, 1:3:5:7। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब देखो, मान लो बच्चों एक गाड़ी है, एक कार है, शुरू कर रही है यहां से t बराबर 0, ये t बराबर 1, ये t बराबर 2, ये t बराबर 3, ये t बराबर 4, और ये कुछ देर बाद t बराबर 5। तो यार देखो, ये फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड सेकंड, ये थर्ड सेकंड, ये फोर्थ सेकंड, ये फिफ्थ सेकंड। तो जो फर्स्ट सेकंड टू मान लो पहले सेकंड में वो 1 मीटर, तो दूसरे सेकंड में 3 मीटर, तीसरे सेकंड में 5 मीटर, चौथे सेकंड में 7 मीटर, नेक्स्ट वाले सेकंड में 9 मीटर, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, अब इसको जनरलाइज करना चाहो तो जैसे मान लो पूछ दिया तुमसे फिफ्थ और सिक्स्थ सेकंड के रेशियो का कितना वैल्यू होगा, तो 1:3। फिफ्थ और सिक्स्थ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का रेशियो कितना होगा, 1:3। ठीक है, होपफुली तुम लोग को समझ में आ गया होगा, नोट कर लो बच्चों इसको। एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे और थोड़ा सा क्लियर आएगा। इसी बेस एक क्वेश्चन करते हैं, देखो जरा, 1995 नीट, पढ़ लो एक बार बच्चों क्वेश्चन। बच्चों आप इस क्वेश्चन को देखो, और इसमें हम लोग जो सीखा है कॉन्सेप्ट उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। द वाटर ड्रॉप फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम अ टैप 5 मीटर above the ground. The third drop is leaving the tap. At instant the first drop touches the ground. How far above the ground is the second tap? So बच्चों if you start solving this question, आप देखो जरा ध्यान से, तो रेगुलर इंटरवल में इस टैप से ड्रॉपलेट्स बाहर आ रहे हैं, और वो ड्रॉपलेट्स बाहर आके बच्चों ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहे हैं। मान लेते हैं ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड पे जाके वो ड्रॉपलेट्स स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे, है ना। और ये हाइट भी आपको क्वेश्चन में बता दी गई है, ये हाइट हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, ये 5 मीटर है, ठीक है। तो दिस हाइट इज 5 मीटर और रेगुलर इंटरवल में ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं। ओके, अब आप क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखो, बोल रहा है कि द थर्ड ड्रॉप इज लिविंग द टैप एट द इंस्टेंट फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। तो थर्ड ड्रॉप इज अबाउट टू लीव, और फर्स्ट वाला ग्राउंड को जब टच कर रहा है तब थर्ड वाला लीव कर रहा है। दिस इज थर्ड वन, दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज द फर्स्ट वन, एंड इंटरवल सेम है, टाइम इंटरवल सेम है। अच्छा, ठीक है, तो 5 मीटर की दूरी तय करने में, 5 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा होगा बच्चों पहली वाली ड्रॉपलेट को, निकालते हैं। तो h बराबर
हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों? मोशन अंडर ग्रेविटी बच्चों रेस्ट पर से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 से कैंसिल करोगे तो ये 5, और टी की वैल्यू बच्चों यहां आ जाएगी 1 सेकेंड। मतलब कि पहली वाली ड्रॉप को हिट करने के लिए 1 सेकेंड लगा है। इसका मतलब 0.5 सेकेंड में ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं। जैसे कि पहली वाली ड्रॉप यहां से यहां तक 1 सेकेंड, तो ये यहां से यहां तक इसको कितने मिले बच्चों? इसको मिले हैं 0.5 सेकेंड्स। और इसको कितना मिल गया है बच्चों? इसको मिला है 1 सेकेंड। सही है? अब बिल्कुल चीजें क्लियर है बच्चों, ठीक है? तो 0.5 सेकेंड में दूसरी वाली कितना चल गई होगी? तो ड्रॉप सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड ड्रॉपलेट, इट विल बी हाफ ए टी स्क्वायर। टी कितना बच्चों? 0.5 का स्क्वायर कर देंगे 0.25 बच्चों, ये कितना आ जाएगा? 5, 1.25 मीटर आ जाएगा। यानी अगर ये 1.25 मीटर है तो ये बची हुई डिस्टेंस बच्चों 3.75 मीटर हो जाएगी। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है? अब इसको S1 S2 के रेशियो से कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो जरा ध्यान से देखना। क्या बताया गया था बच्चों कि S1 S2 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 S3 ये बराबर 1:4:9। टोटल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 सेकेंड टू टोटल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर सेकेंड टू टोटल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर थर्ड सेकेंड, ये रेशियो होगा। तो अगर बच्चों इस चीज को देखा जाए, ठीक है, तो S 0.5 इस टू S1, यही बच्चों 1:4 होगा। ये दूसरा तरीका बच्चों, एक से तो आंसर निकल गया, दूसरे तरीके से सोच रहे। तो S 0.5 टू S1 ये 1.4 होगा। मतलब 0.5 सेकेंड टू 1 सेकेंड का जो रेशियो होगा वो 1:4 होगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पे देखो, तो ये और इसका रेशियो कितना होगा बच्चों? 1:4 होगा, ठीक है? तो अगर मैं बच्चों इसको बोल देता हूं x, इस वाले को, और ये पूरा 5 है, ये पूरी चीज 5 है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? x बटे 5 बराबर 1/4। यहां से x की वैल्यू बच्चों आएगी 5/4। देख लो फिर से वही आ रही है 1.25। 1.25 ऊपर वाला तो नीचे वाला 3.75। तो दूसरे तरीके से ऐसे सोच सकते हो आप, ठीक है? और बढ़ते हैं बच्चों, और करते हैं क्वेश्चन। देखो ये भी बच्चों 2009 नीट में आया था। आप एक बार फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। A bus is moving with a speed of 10 meter per second on a straight road. A scooterist wished to overtake the bus in 100 seconds. If the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooterist, with what speed should the scooterist chase the bus? पढ़ लो बच्चों, इसको रिलेटिव वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है? अभी हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे एक 1D मोशन, ठीक है? स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेटिव नहीं यूज करेंगे। बाकी आप रिलेटिव से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। देखो बच्चों, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। क्वेश्चन में क्या कहा गया देखो, बस इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड ऑन स्ट्रेट रोड। बच्चों यहां पे मान लेते हैं एक बस है, ठीक है? और बोला गया है कि ये जो बस है, ठीक है, ये जो बस है ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। ये बस हो गई, ठीक है? और बोला गया है कि ये बस कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। पीछे बच्चों एक स्कूटर है, ये स्कूटर है, ठीक है? इन दोनों के बीच का सेपरेशन, ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है बच्चों बस, ठीक है?
और स्कूटरेस चाहता है कि वो 100 सेकंड में बस को के बराबर पहुंच जाए या उसको ओवरटेक कर ले 100 सेकंड में। और ये दूरी बच्चों गिवन है 1 किलोमीटर। ये जो इनके बीच का डिस्टेंस गिवन है वो 1 किलोमीटर है, ठीक है, 1000 मीटर। विद व्हाट स्पीड शुड स्कूटरिस्ट चेज द बस? स्कूटरिस्ट को किस बस स्पीड से बस को चेज करना चाहिए? तो जो 100 सेकंड में चाहता है, तो 100 सेकंड में ये बस कितनी और आगे जा चुकी होगी? तो आफ्टर 100 सेकंड बच्चों बस की लोकेशन कुछ यहां पे होगी, ठीक है। 100 सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है, तो ये यहां से 1 किलोमीटर और आगे जा चुकी होगी, 1000 मीटर। अब स्कूटरिस्ट को अगर इस बस को पहुंचना है, बस तक पहुंचना है 100 सेकंड के बाद, तो उसको 2000 मीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस जो उसको ट्रेवल करनी है वो 2000 मीटर है। हमें पता नहीं किस स्पीड से चलेगा, लेकिन समय पता है कि 100 सेकंड में उसको पहुंचना है। बस बच्चों यही कर दो, 1 2 उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 20 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है? तो कुछ इस तरह से बच्चों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी करते हैं बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में। तो पहले बेसिक बेसिक रिजल्ट्स, फिर मैं आपको जो अभी मैंने दिखाए थे वो रिजल्ट्स भी आपको दिखाता हूं। जैसे बच्चों आप मोशन अंडर ग्रेविटी में कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप बच्चों हमेशा -g लोगे, ठीक है। ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं। क्योंकि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट मान के चलते हैं हम लोग, हाइट का चूंकि कुछ मीटर्स तक की बात करते हैं, वहां पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट माना जा सकता है। इसलिए ऑल 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आर वैलिड। मतलब v बराबर u प्लस AT की जगह बच्चों -gt कर देना, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर की जगह बच्चों -gt स्क्वायर कर देना, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as की जगह -gh कर देना। तो ये जो इक्वेशंस बच्चों हम लोग लिखी हैं, ये सारी की सारी इक्वेशंस वैलिड हैं। किसके लिए? मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए। इसके साथ साथ बच्चों कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2 UG। मतलब बच्चों अगर आपने पार्टिकल को ऊपर फेंक दिया, मान लो किसी स्पीड u से, पार्टिकल को ऊपर फेंक दिया स्पीड u से, पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा और फिर वापस ग्राउंड लेवल पर आएगा, हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा फिर वापस ग्राउंड लेवल पे आएगा। तो इस पूरी जर्नी का जो टाइम पीरियड है वो 2u/g है। और इसमें बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि जितना समय उसको ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय वापस आने में लगता है, ठीक है। तो ये दोनों समय बराबर आते हैं। मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द पार्टिकल बच्चों u स्क्वायर बाई 2g, वेयर u इज द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। और h बराबर g t1 t2। इसका क्या मतलब हुआ देखो जरा। जैसे मान लो बच्चों आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा, ठीक है, और ये मान लो किसी हाइट h पे, जाते वक्त पार्टिकल को t1 टाइम लगा और वापस आते वक्त पार्टिकल को t2 टाइम लगा। ध्यान सुनना, जाते वक्त पार्टिकल को t1 टाइम लगा, ठीक है, जाते वक्त पार्टिकल को t1 टाइम लगा, और पूरी जर्नी ये पूरे घूम के यहां तक आने में t2 टाइम लगा। तो सेम हाइट पे वो दो पोजीशन पे रहेगा, सेम हाइट पे वो दो इंस्टेंट पे रहेगा, t1 और t2। तो हाफ g t1 t2 बराबर h होगा, ठीक है। ये कहना चाहता है। तो ये कुछ बच्चों बेसिक इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे, आई होप आप समझ गए होंगे। उसके अलावा बच्चों ये देखो, अगर आप पार्टिकल को h हाइट से फेंकते हो, अगर आप पार्टिकल को बच्चों h हाइट से फेंकते हो, तो द स्पीड विद विच इट विल हिट द ग्राउंड इज √2gx। मान लो आप पार्टिकल को h हाइट से फेंक रहे हो, ठीक है, ये आपका हाइट h हो गया, और यहां से आप पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हो, स्पीड 0 है और ये h हाइट है। तो जिस स्पीड से पार्टिकल हिट करेगा वो √2gh के बराबर होगा, ठीक है। ये बच्चों मैंने बता दिया आपको, ये बताने की वापस से जरूरत नहीं है कि s बराबर हाफ GT स्क्वायर। अगर आप रेस्ट पर से पार्टिकल को रिलीज कर रहे हो यानी ड्रॉप कर रहे हो, एक्सलेशन को आपको हमेशा g के बराबर लेना, इनिशियल स्पीड 0 मान के चल रहे हैं इस पर्टिकुलर केस के लिए, है ना, कि आप पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हो, तब ये दोनों फॉर्मूले वैलिड होंगे। ये वो स्पीड है जिससे पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है, ये वो स्पीड है जिससे पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा, और ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एट टाइम t, ठीक है।
और बाकी डिस्कशन तो हम लोगों ने मोशन अंडर कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, तो और थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी। ये देखो, देख लो बच्चों, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, गड़बड़ नहीं करना। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूं आप सबने एक बार अटेम्प्ट कर लिया होगा, सबके आंसर आ गए होंगे। क्वेश्चन में बोला गया व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइन प्लेन केप्ट एन एंगल 60 डिग्री। तो बच्चों जब 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइन पे रखा हुआ है, मान लो ऐसा, दो प्लेन एक्चुअली बोले गए, एक 60 डिग्री है और फिर एक बच्चों 30 डिग्री है। ठीक है, कुछ ये सिचुएशन है, दोनों ही हॉरिजॉन्टल से हैं, ये 60 है और ये 30 डिग्री है। तो x1 डिस्टेंस बच्चों, आप मान लो u स्पीड से प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है, तो इसमें x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो आप x1 के लिए कैसे इक्वेशन लिखोगे, देखो जरा ध्यान से। x1 बराबर आप बच्चों क्या लिखोगे, s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या एक काम करते हैं बच्चों, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, तो क्योंकि फाइनली रेस्ट पे आ जाता है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस। ठीक है, तो u स्क्वायर बच्चों s यानी x1, यहां से दिख रहा होगा कि x1 की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर बाई 2a, तो u स्क्वायर इनिशियल स्पीड डिवाइड बाई 2a, एक्सलेशन है एक्चुअली बच्चों g साइन 60, है ना, एक्सलेशन g साइन 60 होगा, क्योंकि बच्चों एक्सलेशन नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा ना, जैसे आप मान लो पार्टिकल को प्रोजेक्ट करोगे, तो इस पार्टिकल पे मान लो यहां पे है पार्टिकल, तो इस पे नीचे की तरफ g साइन 60 एक्ट कर रहा होगा, पूरा g तो नहीं एक्ट कर रहा होगा ना, g साइन 60 एक्ट कर रहा होगा, तो आप ऐसे लिख दोगे। जब x2 की बात करेंगे बच्चों, तो सेम स्टोरी, यहां पे लिख दोगे u स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ g साइन 30। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, x1 बाई एक्स टू, तो यहां से दिख रहा होगा बच्चों की u स्क्वायर बाई 2 दोनों में कॉमन है, x1 बाई एक्स टू लिखोगे तो ये बन जाएगा बच्चों g साइन 30 बाई g साइन 60। जी भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 1/√3। ठीक है, 1:√3 आ जाएगा, है क्या ऑप्शन, बिल्कुल है, फोर्थ वन। ठीक है, 1:√3 आ जाएगा, क्लियर है। एक बच्चों इंपॉर्टेंट थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, फिर और इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या कह रहा है ये, बॉडी स्टार्ट्स हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट, मतलब बच्चों इनिशियल स्पीड 0 है, ये क्वेश्चन है बच्चों, इसकी आप इसको बट एज अ कॉन्सेप्ट याद करना, डायरेक्ट पूछ लिया गया है कुछ एग्जाम्स में। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट u बराबर 0 एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो बच्चों एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होना चाहिए। देन फाइंड रेशियो ऑफ टाइम टेकन इन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, उसका रेशियो पूछा गया है। ठीक है, तो पहली एस दूरी में, दूसरी एस दूरी में और तीसरी एस दूरी में बच्चों 1:√2 माइनस 1:√3 माइनस √2। अब देखो, तो पहले में अगर 1 सेकंड लग रहा है, तो दूसरे में √2 बच्चों 1.4 माइनस 1 तो 0.4 लगेगा, तीसरा 1.7 माइनस 1.4 तो इसमें 0.3 लगेगा। मतलब जैसे जैसे आगे गाड़ी बढ़ेगी, समय सेम दूरी के लिए समय घटता जाएगा, उसका कारण यह है कि एक्सेलरेशन की वजह से बच्चों क्या हो रही है, स्पीड बढ़ रही है, तो समय घटता जाएगा। तो सेम दूरी चलने के लिए जो रेशियो बचता है बच्चों समय का, वो कितना है, 1:√2 माइनस 1
√3 माइनस 2, अगला सोच सकते हो क्या बच्चों इसी तरीके से, √4 माइनस √3, सही है। देखो 1 था तो 1 इधर आ गया, √2 हो गया, √2 था इधर आ गया, √3 हो गया, √3 था इधर आ गया, √4 हो गया। अगला सोच सकते हो बच्चों, √5 माइनस √4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इस तरह से बच्चों सेम दूरी चलने का जो समय है उसका रेशियो कुछ इस तरह से आएगा। अब ये किस तरह से यूजफुल है, आप जैसे एक क्वेश्चन देखो, आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। ये देखो पढ़ो आप, जेईई मेंस में पूछा गया था शिफ्ट 2, जेईई मेंस का क्वेश्चन आप पढ़ लो एक बार। कंडीशन याद रखना बच्चों, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मोशन शुड बी अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बोला गया बच्चों, जैसे मैं थोड़ा सा आपको हेल्प करता हूं, ध्यान सुनना, कि एक टॉप ऑफ द बिल्डिंग से बॉडी को रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, तो रिलीज करा गया है बच्चों, मतलब स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो आधी डिस्टेंस ट्रेवल करने में बच्चों मान लो T1 लग रहा है, और रेस्ट आधी डिस्टेंस ट्रेवल करने में T2, मतलब ये दोनों बच्चों डिस्टेंस बराबर हो गए ना, x और x। तो T1 और T2 का रेशियो क्या होगा, अगर दोनों बराबर दूरी तय कर रहे हैं, तो अभी हम लोगों ने सीखा कि T1 इज टू T2 बराबर 1 इज टू √2 माइनस 1। ठीक है, तो अगर पहले वाले में T1 है तो T1 बाई T2, देख लेता हूं बच्चों पहले वाले का डिस्टेंस क्या है, T1 है। ठीक है, दूसरे वाले का T2 है, तो 1 बाई √2 माइनस 1। तो हमसे क्या पूछा गया है, T1 और T2, तो T1 बराबर पूछा गया है, तो T1 बराबर T2 डिवाइड बाई √2 माइनस 1, या T2 बराबर T1 टाइम्स √2 माइनस 1, T2 बराबर √2 माइनस 1 टाइम्स T1। T2 को कम समय लगेगा बच्चों। ठीक है, तो ये एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तो आई थिंक बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी में भी आप लोगों को काफी हद तक चीजें समझ में आ गई होंगी, काफी सारे क्वेश्चंस करे, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट्स रखे। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे ग्राफ्स की, है ना। ग्राफ्स पे डिस्कशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ और बच्चे फिर समय बचेगा तो और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं ग्राफ्स की। ठीक है, ग्राफ्स इंपॉर्टेंट बच्चों सेगमेंट, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं बच्चों ग्राफ से, और अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ग्राफ की तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अच्छा इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग जैसे बच्चों क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम इज वेलोसिटी। ठीक है, और क्या पता होना चाहिए, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम इज एक्सेलरेशन। ठीक है, सही है। अब मैं आपको कुछ ग्राफ बच्चों ड्रॉ करके दिखाता हूं। जैसे बच्चों मैं अगर बात करूं फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है बच्चों, मेरे कहने से यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया, फॉर यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज 0, इट मींस स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्म मोशन के लिए बच्चों मैं ड्रॉ करूं सबसे पहला ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन के लिए बच्चों अगर मैं ड्रॉ करूं सबसे पहला ग्राफ मैं ड्रॉ करता हूं, मान लो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, उसके बाद एक और ग्राफ बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। क्योंकि बच्चों सबसे आसान है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना, क्यों, क्योंकि बच्चों एक्सेलरेशन 0 है, तो ये वाला ग्राफ जो रहेगा वो कुछ आपको इस तरह से दिखेगा, ये ग्राफ रहेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। सही है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट है, हमेशा 0 है। ठीक है, अगर अगला ग्राफ की जाए बात बच्चों तो वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अब डिपेंड करता है, जैसे मान लो पार्टिकल रेस्ट पर से स्टार्ट कर रहा है तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अगर मान लो बच्चों पार्टिकल रेस्ट पर से नहीं शुरू कर रहा है, पार्टिकल शुरू कर रहा है कुछ इनिशियल स्पीड के साथ, तो वो ऐसा रहेगा। ठीक है, अगर बच्चों मान लो मैं यहां पे देखो दोनों के स्लोप बराबर है, मतलब जो पार्टिकल 1 की वेलोसिटी, जो पार्टिकल 1 का एक्सेलरेशन है, मान लो बच्चों इसको मैं A1 नाम देता हूं, पार्टिकल 1 का एक्सेलरेशन A1, पार्टिकल 2 का एक्सेलरेशन A2, क्योंकि दोनों के स्लोप बराबर हैं तो यहां पे A1 बराबर A2 होगा। अगर मैं तीसरा ग्राफ आपके सामने ऐसे प्लॉट कर दूं,
तीसरा ग्राफ बच्चों ऐसा प्लॉट कर दूं, जरा ध्यान से देखना, तीसरा वाला ऐसे प्लॉट कर दूं, और इसका एक्सलेशन बच्चों बोल देता हूं मान लो A3। तो अब क्या लगता है A1 A2 A3 में कौन बड़ा होगा? A3 छोटा होगा बच्चों, क्यों? क्योंकि स्लोप कम है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देखो कम है, तो A3 इन दोनों की कंपेरेटिवली छोटा होगा। ठीक है, तो एक्सलेशन अगर, जस्ट अ मिनट, आई एम सो सॉरी बच्चों, एक्सलेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सलेशन जीरो है, आई एम सो सॉरी बच्चों, माय मिस्टेक। एक्सलेशन जीरो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आई एम सो सॉरी। हाँ, एक्सलेशन जीरो है तो वेलोसिटी क्या रहेगी बच्चों? कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, तो कुछ ऐसा करवाएगा, बिल्कुल, है ना। वो सारे ग्राफ्स मैंने तब बता दिए जब एक्सलेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो अभी तो एक्सलेशन जीरो है ना, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, खत्म। हाँ, पोजीशन टाइम ग्राफ बच्चों देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसा आ सकता है, या पोजीशन टाइम ग्राफ बच्चों ऐसा आ सकता है, जस्ट अ मिनट, तो प्लेस करने दो भाई। हाँ, या फिर एक्सलेशन टाइम ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा आ सकता है, या एक्सलेशन टाइम ग्राफ बच्चों कुछ और भी हो सकता है, एक्सलेशन टाइम ग्राफ बच्चों कुछ ऐसे आ सकता है। तो अब ये पोजीशन टाइम, अगर मैंने एक्सलेशन टाइम कहा है तो आई एम सो सॉरी, ये पोजीशन टाइम ग्राफ बच्चों यूनिफॉर्म मोशन के लिए कुछ ऐसे आएंगे। अब अगर मैं इसको बोल दूं V1 और इसको बोल दूं V2, चूंकि दोनों के स्लोप बराबर है, तो V1 बराबर V2। अब अगर इसको V3 बोल दूं तो V3 का स्लोप ज्यादा है ना, तो V3 ज्यादा हो जाएगी और V1 V2 बराबर हो जाएंगे। अगर स्लोप बराबर मतलब स्पीड बराबर। अंतर और क्या है, जैसे ये वाला बच्चों ओरिजिन से शुरू हो रहा है, ये वाला ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर से शुरू हो रहा है, V1 और V3 ओरिजिन के ऊपर से, और V1 V2 वो ओरिजिन से शुरू हो रहा है, तो कुछ इस तरह से। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन के बच्चों ये ग्राफ आएंगे, एक्सेलरेशन जीरो हमेशा जीरो रहेगा, एक्सेलरेशन चूंकि जीरो है वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, और पोजीशन टाइम के कुछ ऐसे आएंगे। अब बच्चों अगला चलते हैं, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ऐसे ग्राफ जहां पे एक्सेलरेशन नॉन जीरो है और कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन नॉन जीरो एंड कांस्टेंट, तो बच्चों जरा आप समझो कि किस टाइप की सिचुएशन होगी और कैसे आपको डील करना होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग एक बार फिर से तीनों ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बच्चों प्लॉट करेंगे एक्सेलरेशन टाइम, फिर बच्चों प्लॉट करेंगे वेलोसिटी टाइम, और फिर बच्चों प्लॉट करेंगे हम लोग पोजीशन टाइम। ठीक है, तो चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और नॉन जीरो है, तो जो ग्राफ दिखेगा बच्चों वो कुछ इस तरह से दिखेगा, एक्सेलरेशन कुछ ऐसा दिखेगा बच्चों, एक्सेलरेशन कांस्टेंट पॉजिटिव, फिर हमारे पास मान लो वेलोसिटी टाइम प्लॉट करना है। अब हाँ बच्चों, जो मैंने वेलोसिटी टाइम में पिछली बार ड्रॉ किए थे वो यहाँ पे वैलिड होंगे, तो कुछ ऐसा आएगा, एक वेलोसिटी, दूसरा और कर लेते हैं बच्चों, दूसरी वेलोसिटी, ठीक है, एक और कर लेते हैं बच्चों, देखो एक और वेरिएशन, नाम दे दूं बच्चों अगर इसको, मान लेते हैं V1, इसको बोल देते हैं V2, इसको बोल देते हैं V3। तो देखो स्लोप V1 और V2 के बराबर है, मतलब एक्सलेशन ऑफ 1 और एक्सलेशन ऑफ 2 बराबर होगा, V3 का स्लोप ज्यादा है एज कंपेयर टू V1 V2, तो थर्ड वाले का एक्सलेशन ज्यादा होगा। उसके अलावा बच्चों V1 और V3 रेस्ट पर से शुरू कर रहे हैं, और V2 शुरू कर रहा है तब उसके पास कुछ इनिशियल स्पीड है, क्लियर। तो ये कहानी हो गई। अब अगर बात करें बच्चों पोजीशन वर्सेस टाइम, तो पोजीशन वर्सेस टाइम बच्चों S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो एक अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा, ठीक है, और इस तरह से पोजीशन टाइम ग्राफ होगा अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो, ठीक है, बात आ रही समझ में। अब बच्चों ये तो मैंने आपको बता दिया, जैसे एक्सेलरेशन नॉन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो है तो क्या सिचुएशन होगी, एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो क्या सिचुएशन होगी। कई बार बच्चों ऐसा भी हो जाता है, जैसे कि एक सेकंड, हाँ, कई बार आपको ग्राफ दे देगा और ग्राफ की मदद से आपको इंटरप्रेट करने के लिए बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक ग्राफ प्लॉट करता हूं बच्चों आपके सामने, और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, जरा ध्यान से देखना और आंसर करने की कोशिश करना, ठीक है। मैं आपके सामने एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ध्यान से देखना इस ग्राफ को और आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। ग्राफ कुछ ऐसा है बच्चों, पोजीशन टाइम ग्राफ है,
ग्राफ कुछ ऐसा बच्चों, पोजीशन टाइम ग्राफ है, और ऐसा ग्राफ है, ठीक है। अब इस ग्राफ को देख के आपको मुझे बताना है स्पीड, है ना, बढ़ रही है, स्पीड घट रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, या एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं, ये बोल दो आप, एक्सेलरेशन जीरो है या फिर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, वेलोसिटी घट रही है, बढ़ रही है, या कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है या नॉन जीरो, बस इतना पूछना है। क्वेश्चन टाइम ग्राफ गिवन। तो जो कभी आपको इस टाइप की सिचुएशन आए ना, तो आप क्या किया करो, आप स्लोप देख लो, ठीक है। जैसे यहां पे स्लोप डालूं, यहां पे स्लोप देखो, और यहां पे स्लोप देखो, तो जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, उसका स्लोप घट रहा है। स्लोप घट रहा है मतलब स्पीड घट रही है। तो बच्चों यहां पे क्या हो रहा है कि पार्टिकल की जो स्पीड है वो घट रही है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज डिक्रीजिंग। अब स्पीड घट रही है तो एक्सेलरेशन जीरो पॉसिबल ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन बच्चों नॉन जीरो होगा, एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा, ठीक है। ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, जैसे एक एक और ग्राफ प्लॉट कर दूं ऐसे, ये भी पोजीशन टाइम ग्राफ है, और आपसे बोल दिया जाए कमेंट करने के लिए कि बताओ स्पीड के बारे में क्या कहना है। तो बच्चों आप स्पीड मतलब स्लोप, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप, तो पहले स्लोप ये है, फिर ये है, फिर और स्टीप हो गया, तो स्लोप बढ़ रहा है मतलब स्पीड बढ़ रही है ना, स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। अब स्पीड बढ़ रही है बच्चों, ठीक है ना। और एक चीज और देखो बच्चों, स्लोप जो है ना ऑप्ट्यूज एंगल बना रहा है, मतलब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो निगेटिव है, ठीक है। निगेटिव स्पीड बढ़ रही है मतलब एक्सलेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। वेलोसिटी निगेटिव कैसे कमेंट किया, क्योंकि देखो आप ना एंगल ऑप्ट्यूज है, एंगल ऑप्ट्यूज है, इसलिए वेलोसिटी निगेटिव है। निगेटिव डायरेक्शन वेलोसिटी बढ़ रही मतलब एक्सलेशन भी पीछे की तरफ होगा। पिछले वाले केस में बच्चों अगर आप देखो तो वेलोसिटी घट रही थी और पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है और उसकी वैल्यू घट रही थी, इसका मतलब एक्सेलरेशन इधर होगा, सही है। तो ग्राफ से बच्चों आप काफी सारी चीजें इंटरप्रेट कर सकते हो, अगर आपके पास ग्राफ गिवन है, स्लोप लोप निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। एक ग्राफ वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आप देखो, ए के बारे में सोचना बच्चों सबसे पहले, कि यहां पे आप देख लो कि पहले स्लोप ऐसा है बच्चों, फिर स्लोप ऐसा हुआ, फिर स्लोप ऐसा हो गया, तो लगातार स्लोप बढ़ रहा है। पोजीशन टाइम ग्राफ है, स्लोप लगातार बढ़ रहा है मतलब स्पीड लगातार बढ़ रहा है। यहां पे तो स्पीड कांस्टेंट कह रहा है, मतलब ए को मुझे मिलाना चाहिए दो से, क्योंकि दो में ही कह रहा है स्पीड बढ़ रहा है, यहां पे भी स्पीड कांस्टेंट है, ये भी गलत है। तो ए को मिलाना चाहिए दो से, जैसे मैंने डिसाइड किया ये मतलब ऑप्शन गलत हो गए। अब ए दो बी चार, ठीक है, बी चार होगा या बी तीन होगा, बी चार होगा या बी तीन होगा, चेक कर लेते हैं, बी के बारे में देख लेते हैं। देख लो बच्चों जरा, बी के बारे में देख लो। बी में कह रहा है पोजीशन टाइम ग्राफ है, पहले स्लोप ऐसा है, फिर ऐसा है और ऐसा है, तो स्पीड बच्चों वेलोसिटी निगेटिव है क्योंकि एंगल ऑप्ट्यूज है, तो वेलोसिटी निगेटिव मतलब पार्टिकल पीछे जा रहा है, वेलोसिटी निगेटिव है, और स्लोप घट रहा है यानी स्पीड घट रही है, निगेटिव में स्पीड घट रही है, ठीक है, निगेटिव में स्पीड घट रही है। इसमें तो इसने कह दिया कांस्टेंट है, गलत है। बी को चौथे से मिलाओ, बी को चौथे से मिलाओ, यही ऑप्शन है। फिर सी को तीसरे से, यहां पे देखो जो बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर वेलोसिटी निगेटिव हो गई है, बिल्कुल सी को तीसरे से मिलाओ, सी तीसरे से मिल जाएगा। और यहां पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, स्लोप कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, ये वाला डी वाला पहले से मिल जाएगा, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये बच्चों कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों ग्राफ से रिलेटेड, देखो।
If the velocity time graph has the shape AMB, what would be the shape of the corresponding acceleration time graph? अब बच्चों देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, ध्यान सुनना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है आपको, एक्सेलरेशन देता है। तो ए से एम में आप देखो तो स्लोप नेगेटिव है, यानी ए से एम में एक्सेलरेशन नेगेटिव होना चाहिए। ए से एम में एक्सेलरेशन नेगेटिव होना चाहिए, ये तो गलत है क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। यहाँ पे भी गलत है क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना चाहिए। आई एम सो सॉरी, ये पॉसिबल है ना, पॉजिटिव होना चाहिए एक्सेलरेशन ए से एम में, सॉरी एक्सेलरेशन ए से एम में निगेटिव होना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव इसलिए गलत है। ये निगेटिव पॉसिबल है, ये निगेटिव पॉसिबल, ये निगेटिव पॉसिबल है। उसके बाद देखो बच्चों, एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो रही है क्या ए से एम में, एक्सेलरेशन की वैल्यू ए से एम में चेंज नहीं हो रही है, तो ए से एम में एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ये नहीं हो सकता। ए से एम में एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो ये नहीं हो सकता, ये होगा। एम से बी में फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये ए से एम में निगेटिव कांस्टेंट, एम से आगे पॉजिटिव कांस्टेंट, तो ये सही है। ठीक है, तो ये बच्चों ग्राफ और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा एक और बच्चों क्वेश्चन देख लो जरा, मोशन अंडर ग्रेविटी का, बहुत आसान सा क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट इट्स मैक्सिमम हाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी बिकम जीरो, इनमें से कौन सी क्वांटिटी जीरो हो जाती है पार्टिकल जब हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, व्हेन द पार्टिकल इज एट हाईएस्ट पॉइंट, तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी जीरो हो जाती है। ओके okay. तो बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड जीरो होती है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड जीरो होती है, पोटेंशियल एनर्जी तो होती है, एक्सेलरेशन जी हमेशा होता है, फोर्स एम जी हमेशा एक्ट करता है, मोमेंटम जीरो हो जाता है बच्चों, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, स्पीड जीरो तो मोमेंटम जीरो। ठीक है, बच्चों ग्राफ के बारे में मैंने आपको समझा दिया, थोड़ा सा मुझे आपको रिलेटिव मोशन के बारे में बताना है, फिर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, रिलेटिव रिलेटिव इन 1D, वैसे बच्चों रिलेटिव मोशन इन 2D हम लोग और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन इन 1D में थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया देता हूं आपको, है ना, बाकी रिलेटिव मोशन इन 2D तो हम लोग अच्छे से करने ही वाले हैं। रिलेटिव मोशन 1D में क्या है, जैसे मान लो कि एक कार है, ठीक है, एक कार है बच्चों जो पॉइंट ए से शुरू कर रही है, एक कार है जो पॉइंट ए से शुरू कर रही है, ठीक है, और इधर बच्चों कोई ऑब्जर्वर है जो इस कार की तरफ मूव कर रहा हो। ठीक है, ये मान लो ये यू से मूव कर रहा है और ये कार इस डायरेक्शन में वी से मूव कर रही है। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन बच्चों a1 मान लेते हैं और इसका एक्सेलरेशन a2 मान लेते हैं। तो आप इन दोनों में से किसी एक के फ्रेम में चले जाओ, जैसे मान लो ये ऑब्जर्वर है, मैं इसको ओ बोल देता हूं। ठीक है, तो मैं कार के फ्रेम में ऑब्जर्वर देख रहा हूं, है ना, तो आप क्या करो, जैसे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू कार, तो ये क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर में माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार को जोड़ दोगे। ठीक है, तो जैसे अगर तुम इसमें बैठ के चीजों को देख रहे हो, है ना, इसमें बैठ के इस पर्सन को देख रहे हो, तो कार की स्पीड निगेटिव होके इसमें जुड़ जाएगी, है ना। जैसे थोड़ा सा मैं डेटा लेकर आपको समझाऊंगा तो आप बेहतर से तरीके से मेरी बातों को समझ पाओगे। जैसे मान लो ऐसा ट्रैक है, ठीक है, यहां पे है कार और यहां पे है पर्सन, कार मान लो जा रही है पर्सन की तरफ 20 से और पर्सन जा रहा है कार की तरफ 5 से, तो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर के मतलब कार के रेस्पेक्ट में ये पर्सन किस स्पीड से आता हुआ दिखेगा। तो अगर कार वाले से पूछोगे तो ये बोलेगा कि वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू कार, इट विल वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन 5 है
उसमें कार की वेलोसिटी नेगेटिव होकर जुड़ जाएगी, यानी 20 इधर जुड़ जाएगी। ठीक है, तो जो कार पे व्यक्ति बैठा होगा, जो पर्सन बैठा होगा, उसे ये वाला पर्सन 25 से इधर आता हुआ दिखेगा। ठीक है ना। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं बच्चों, इसी पे बेस्ड, आप लोग चाहो तो अटेम्प्ट कर लेना उसको, अगर आप चाहते हो तो उसको अटेम्प्ट करना चाहते हो तो कर लेना। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, आप चाहते हो तो इसको अटेम्प्ट कर लेना, अदरवाइज मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूं। अब जिस बच्चों इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक ट्रेन है ऑफ 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो एक ट्रेन है बच्चों जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों हम यहां मान लेते हैं कि कुछ हमारी ट्रेन कुछ ऐसे दिख रही है। ठीक है, कुछ ट्रेन हमारी, ये ट्रेन है। ठीक है, और ये नॉर्थ की तरफ जा रही है बच्चों विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अ पैरेट फ्लाइज एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड साउथ। और एक पैरेट है बच्चों जो कि फ्लाई कर रहा है साउथ की तरफ। ठीक है, ये पैरेट है मान लेते हैं बच्चों, ये फ्लाई कर रहा है साउथ की तरफ विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द टाइम टेकन बाय द पैरेट टू क्रॉस द ट्रेन। ठीक है, अब ये जो ट्रेन है बच्चों, इसका साइज एक्चुअली 150 मीटर है। ठीक है, तो मैं प्रॉपर इसको ड्रॉ करता हूं, ऐसा कुछ है, ये प्रॉपर ट्रेन का साइज है। ठीक है, तो ये पैरेट 5 मीटर पर सेकंड जा रहा है और ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। तो अब मान लो आप पैरेट के रिस्पेक्ट में देखोगे, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू पैरेट, वो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ पैरेट, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन में वेलोसिटी ऑफ पैरेट को माइनस करके जोड़ दो। तो वेलोसिटी ऑफ पैरेट इधर है, माइनस करके जोड़ दो, मतलब ऑपोजिट करके जोड़ दो। तो नीचे की तरफ है ना पैरेट की वेलोसिटी, तो इसका माइनस मतलब इसका ऑपोजिट, वो ऊपर की तरफ हो जाएगा 5। तो पैरेट को क्या लगेगा कि ट्रेन 15 मीटर पर सेकंड से आ रही है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा ऊपर की तरफ। और तो पैरेट रेस्ट में और ट्रेन दिख रही है 15 मीटर पर सेकंड से आते हुए, है ना। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है बच्चों, 150 मीटर। ये जो लेंथ है आपको आपने देखा होगा क्वेश्चन में गिवन है 150 मीटर है। ठीक है, ये लेंथ है बच्चों 150 मीटर। तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में पैरेट क्रॉस कर पाएगा ट्रेन को। ठीक है, तो ये रिलेटिव के बच्चों कुछ आपको एक आध क्वेश्चन करा दिए मैंने। और क्वेश्चंस करते हैं बच्चों थोड़े से। ये देखो, अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, काफी बढ़िया चीज आप इससे क्वेश्चन की मदद से सीखोगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बढ़िया एक ऑसम कॉन्सेप्ट सीखोगे इस क्वेश्चन की मदद से आप। पढ़ लो फटाफट, फिर मैं समझाता हूं कैसे करना है। पढ़ लो बच्चों, फिर मैं समझाता हूं कैसे करना है। ओके, तो बच्चों आई होप सोच लिया होगा आप सब ने, है ना। अब इस क्वेश्चन में देखो आप जरा क्या बोला है, फ्रॉम अ बिल्डिंग 2 बॉल्स ए एंड बी थ्रोन सच दैट ए इज थ्रोन अपवर्ड्स एंड बी इज थ्रोन डाउनवर्ड्स। एक समझो आप कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप में से एक बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया गया विद अ स्पीड यू। ठीक है, और सेम स्पीड से एक बॉल को नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, एक बॉल को नीचे की तरफ स्पीड कुछ प्रोजेक्ट कर दिया, कुछ स्पीड यू से। तो ग्राउंड पे पहुंचने के बाद कंपेयर करना है बच्चों आपको, किसकी स्पीड ज्यादा होगी, है ना। ए की ज्यादा होगी, बी की ज्यादा होगी, है ना। ये केस ए है और ये केस बी है। तो किस केस में सिचुएशन, किस केस में ज्यादा होगी, ये आपको एक्सप्लेन करना है। किस केस में ज्यादा होगी ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलो तो बच्चों देखो एक बात जरा ध्यान सुनो आप,
आपको कुछ लोगों ने शायद सोचा होगा कि बी केस में स्पीड ज्यादा होगी, ऐसा नहीं होगा, दोनों केसेस में स्पीड बराबर होगी। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसके पास, हाफ एम वी स्क्वायर। यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी एच। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी एच। जब बच्चों ये ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, ये पार्टिकल ग्राउंड पे पहुंच जाएगा ठीक है, जब ये पार्टिकल ग्राउंड पे पहुंच जाएगा तो पूरी की पूरी जो ये पूरी एनर्जी है, चूंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, तो वही एनर्जी यहां पे भी रहेगी, टोटल हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच। ठीक है, और ये बच्चों हाफ एम वी डैश का होल स्क्वायर, जहां पे वी डैश इस मोमेंट पे स्पीड है। ठीक है, यही एक्सप्रेशन आप इसके लिए, इसकी भी तो टोटल एनर्जी सेम वही है, और वही हाफ एम वी डैश स्क्वायर में कन्वर्ट होगी। समझ रहे हो आप? तो दोनों केस में बच्चों जिस स्पीड से बॉल ग्राउंड को हिट करेगी, वो दोनों केसेस में स्पीड्स सेम रहेंगी। ठीक है, चलो, तो ये बच्चों पूरा डिस्कशन था। तो आज की क्लास बहुत, आई होप तुम लोग को समझ में आई होगी, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कशन करी हैं। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने शुरुआत करी, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स सीखे एक बार मैं फटाफट से आप लोगों को बता देता हूं। तो शुरुआत करी बच्चों हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से, फिर बच्चों वेलोसिटी और स्पीड। ठीक है, स्पीड में बच्चों हम लोगों ने बात करी एवरेज स्पीड की मेनली, है ना, वेलोसिटी में बात करी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में, और कुछ माइन्यूट डिटेल्स डिस्कशन करे। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने बात करी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में एवरेज भी बात करी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की भी बात करी। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे क्वेश्चंस करे, है ना, जहां पे एक्सेलरेशन टाइम या पोजीशन का फंक्शन है। तो मैंने आपको बताया कि एक तो आप ए बराबर डीवी बाई डी टी यूज कर सकते हैं, या ए बराबर वी डीवी बाई डी एक्स यूज कर सकते हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के क्वेश्चन। उसके बाद बच्चों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ी, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, और उसके क्वेश्चन सॉल्व करें। मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा बच्चों, मोशन अंडर ग्रेविटी, और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए, है ना। S1 टाइम, सेम डिस्टेंस चलने के लिए टाइम में क्या रेशियो होता है वो देखा, सेम टाइम में डिस्प्लेसमेंट में क्या रेशियो होता है वो देखा। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने ग्राफ्स करे, ठीक है, डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स, ग्राफ से कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो सीखा। ग्राफ्स के बाद बच्चों थोड़ा बहुत डिस्कशन हम लोगों ने रिलेटिव मोशन पे भी किया। रिलेटिव मोशन डिटेल डिस्कशन बच्चों 2D में होगा, है ना, 2D मोशन जब हम लोग पढ़ेंगे तब रिलेटिव मोशन को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरी डिस्कशन बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने किया। होपफुली तुम लोग को ये पूरा डिस्कशन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। मिलते हैं हम लोग अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।